एक बार मेरे को बता देगी क्या तू क्या क्या पढ़ा था तुमने कल? हाँ शुभजीत कुछ बोल रहा है क्या? है? हाँ मैंने क्वेश्चन 20 अटेम्प्ट किया था, उसमें सारा बन गया, सिर्फ 19 नहीं हुआ, मतलब मुझे समझ नहीं है। बाकी सारे बना लिए? आंसर नहीं मिला तो मुझे डाउट। शानदार भाई, तूने बाकी बना लिया। 20 से 25 तक मैंने मतलब पढ़ने का टाइम नहीं पाया, थोड़ा बैकलॉग हो गया था क्लास का। हाँ तो 20 के पहले थे ही कितने? 11। 19 थोड़ा समझ नहीं है और 20 थोड़ा समझा दी। ठीक है, वैसे उसमें बहुत सारी चीजें थी जो तुमको अभी बताई नहीं थी मैंने जाके घर पे देखा तो समझ में आया। एक तो अपन ने एक चीज सीखी थी कि वो लेवल सीख लेते अपन ने कि भाई n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2 वगैरह, ये सब है ना। इसको बोलते हैं 1, ये मान लो 2, 3 थोड़ी उसके पास होगी, फिर 4 थोड़ी और पास होगी, फिर 5th बिल्कुल ही चिपक जाएगी, 6 हाँ निकल जा, और फिर ये थोड़ी और पास होगी ऐसे। ये n इज इक्वल्स टू 1 था, ये n इज इक्वल्स टू 2 था, ये n इज इक्वल्स टू 3 था, n इज इक्वल्स टू 4 था, n इज इक्वल्स टू 5 और ये n इज इक्वल्स टू 6। ये सब पढ़ा था अपन ने, याद है सबको? यही भूल गया मतलब फिर क्लास का मतलब ही खत्म हो जाएगा लास्ट क्लास का। यहाँ पे एनर्जी देखी थी अपन ने -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनका गैप देखा था अपन ने 10.03 या 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेरे को ध्यान नहीं एग्जैक्ट, ऐसे कुछ कुछ देख लिए थे अपन ने, है ना। अब यहाँ पे मैंने ऐसे कहा था कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो मेरे को सर्टेन एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी? 13.6। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके आयनाइज हो जाएगा, बिल्कुल पारंपरिक चला जाएगा गेम में, मतलब एटम से बाहर निकल जाएगा। जितनी n की वैल्यू है वो n की वैल्यू अगर मैं दूंगा तो वो आयनाइज हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन पूरे एटम से ही बाहर निकल जाएगा। ये चमक गया था तुमको सबको, है ना। उसके बाद अगर मैं इतनी एनर्जी दूंगा, ये एनर्जी है क्या? n2 और n1 के बीच का एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी गैप है। तो अगर मैं यहां पे इतनी एनर्जी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां चला जाएगा, पर मैंने बोला था कि फिक्स इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। इससे ज्यादा एनर्जी दूंगा तो नहीं होगा, इससे कम दूंगा जब भी नहीं होगा, ऐसा था, है ना। एक्चुअल में इस जब ये यहां पे था तो इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। जब n इज इक्वल्स टू 1 वाली जो होती है इसको क्या बोलते हैं अपन? ग्राउंड स्टेट। और ये उसके बाद जितनी भी है इनको क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। ऐसे समझते हो क्या तुम लोग? ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, है ना। एक्साइट किया अपन ने, एनर्जी दी तो एक्साइट होकर वो ग्राउंड स्टेट छोड़ के किसी और स्टेट में चला गया तो उसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं अपन, ठीक है ना। कुछ कुछ बातें थी जो समझना था। और जैसे मैंने एनर्जी दे दुआ के उसको यहां पे भेज दिया, अभी यहां से नीचे आएगा ये, तो नीचे आने के कितने तरीके हो सकते हैं इसके? तो मैंने बोलता NCR, ये बताया था लास्ट क्लास में। इसमें जो R होगा वो क्या होगा? ये मेरे सौम्या ने पूछा भी था, पर मेरे को जहां तक मैंने रिकॉर्डिंग दोबारा देखी तो मैंने उसमें ऐसा बोला कि जिस लेवल पे आना है उसको एंड में वो, पर वो गलत है। एक्चुअल में वो नहीं होता R। R क्या होता है? देखो N तो क्या है कि कितनी नंबर ऑफ लाइन है, मतलब कि अगर 6 पे से फेंक रहा है तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 होगा, 6CR। अब गेम बनता है R क्या रखेंगे R को? तो एक्चुअल में है क्या कि R अपन ये निकाल क्या रहे कि कितनी नीचे आते टाइम कहां पे मुंह मारते हुए आ रहा है, इनडायरेक्टली ऐसा, है ना। मतलब कितनी टाइप ऑफ लेमडा वो निकालेगा ऐसे। तो यहां से यहां आ सकता है, हो सकता है सीधा आ जाए, फिर यहां आ जाए, मतलब पहले यहां से यहां आए फिर यहां आ जाए। ऐसे कितने परम्यूटेशंस बन सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो निकालना था, है ना। तो हर कॉम्बिनेशन के लिए, मतलब एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मेरे को मिनिमम 2 लाइनें चाहिए। इतना चमकता है क्या तुमको? एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मिनिमम 2 लाइन तो चाहिए ना। कहां से कूदेगा? यहां से, और कहीं तो जाएगा, तो मिनिमम 2 लाइनें तो चाहिए। तो अपन कर क्या रहे हैं, इन 6 लाइनों में से 2 लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना। इन 6 लाइनों में से 2 लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो 6 लाइन में से 2 लाइन सेलेक्ट करने का तरीका 6C2 होता है, ऐसे। तो 10 लाइन है तो 10C2। तो तुम एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, 2 फिक्स है, ये 2 क्या है? फिक्स। चमका क्या सबको? बढ़िया। अब है ना एक थोड़ा सा टफ जाए तो अपन, तो कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे अगर फाइनली वो 1 पे आता है तो इसको कौन सी सीरीज बोलते हैं अपन? लाइमन सीरीज बोलते हैं, है ना। और एक और होती है n, अगर 2 है, फाइनल 2 है उसकी, तो क्या कहलाएगा? उसको क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज, है ना।
तो बाल्मर अगर मेरे को कोई से बोलता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से कूदा और बाल्मर सीरीज पर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, ऐसी कुछ कंडी हाइपोथेटिकल, ऐसा होगा नहीं, क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली ऐसा आएगा नहीं, पर अगर पूछ लेगा तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड है क्या? नहीं है, का नहीं है ना भाई, फिर कैसे वैलिड है? तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को जनरल तरीका पता होना चाहिए कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5, 5 में से 2 तरीके, 5 में से कोई 2 लाइनें ढूंढूंगा तो काम हो जाएगा। चमका क्या? ऐसे। तो तुमको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, n क्या है, कितनी लाइन है, और 2 क्यों लिख रहा हूं हर बार, क्योंकि मेरे को मिनिमम 2 लाइनें चाहिए ना, उसको कुदाने के लिए मिनिमम 2 लाइनें चाहिए। चमका क्या सबको ये फॉर्मूला, है ना? बढ़िया। अब जो क्वेश्चंस है ना वो एक्चुअल में क्या है ना कि इस तरीके से डिजाइंड है कि उनमें जो आगे का सिलेबस है जो नहीं हुआ वो भी है, तो मैं कॉन्सेप्ट वहीं बताता जाऊंगा ताकि तुमको बस इतना समझ में आए क्वेश्चन हो कैसे रहा है। फिर जब तुम रिवाइज करोगे तो तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मॉडल से क्वेश्चन ही नहीं बना आगे जाके जब पेपर आया मेन पेपर। तो अपन हर वेराइटी टच करने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो 25 क्वेश्चन थोड़े टफ थे। कई बार तो एक और चीज पूछते हैं यहाँ पे। हाँ मेरा डाउट था वो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन लिखेगा? देख, तेरे को ये बता रहे लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी का, क्या एनर्जी बोलते हैं इनवर्स, अरे एच बाई लेमडा लिखते हैं ना, एनर्जी क्या होती है एच सी बाई लेमडा। अब मैं बोलूं एच और सी कांस्टेंट है तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा के, अरे बोल, है ना? तो तेरे को एनर्जी मैक्सिमम होगी तो लेमडा मिनिमम आएगा, और लेमडा मिनिमम होगा तो एनर्जी मैक्सिमम आएगा, ऐसा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तेरे को लेमडा मैक्सिमम निकालना है तो एनर्जी को मिनिमम करना पड़ेगा। मिनिमम एनर्जी क्या होगी? अब केस यहां पे ये बता रहा है कि लेमडा निकलना चाहिए, मतलब अपन बोल रहे हैं कि जंप करेगा तो लेमडा निकालते हैं ना अपन, क्यों किस वेवलेंथ का फोटोन निकाल रहा है। जैसे कूदेगा यहां से नीचे कूदा तो एक्चुअल में फोटोन निकालता है। फोटोन क्या होती है? लाइट, है ना? फोटोन वेव लाइट पढ़ा था ना, तो फोटोन निकालता है ये, ठीक है? तो फोटोन की वेवलेंथ निकालते हैं अपन लेमडा। तो तेरे को पता है कि अगर मेरे को यहां से यहां तक, तो एक्चुअली पूरी सीरीज में एक होगा n इक्वल टू इन्फिनिटी, तो जब यहां से लेके इन्फिनिटी तक का एनर्जी का गैप निकालूंगा सबसे मैक्सिमम होगा, अरे हाँ ना? और मिनिमम कौन सा होगा? ये वाला। तो अगर लेमडा मैक्सिमम निकालना है तो एनर्जी को मिनिमम रखना पड़ेगा, तो यहां इन दो के लिए निकालूंगा तो लेमडा मैक्सिमम आएगा, और बिल्कुल इन्फिनिटी वाले के लिए निकालूंगा तो लेमडा मिनिमम आएगा। यही सिखाया था लास्ट क्लास में। कुछ गलत बोला क्या मैंने? सही बोला है ना? हाँ भैया समझ आ गया। शाबाश, बढ़िया। हाँ। एक है ना हाँ 10.03 EV हो तो आप फॉर्मूला निकालो ना। 10 पॉइंट वही डाउट क्या क्या 03 EV हो तो फॉर्मूला पुट करने से आएगा, वो तो फॉर्मूला पुट करने से आएगा। क्या चीज? वो भैया वो जो एनर्जी डिफरेंस है n इक्वल टू 2 और n इक्वल ये 1 में आप तुम याद कर लोगे अगर तुम n इज इक्वल टू 6 से लेके 1 तक के बीच का अगर तुमको याद है पूरा स्पेक्ट्रम लाइन डायग्राम, ये तो कोई लोड नहीं है, याद होना चाहिए कि एक्चुअल में इन दो का तो याद होना ही चाहिए कि इन दोनों का एनर्जी गैप कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, और इसकी वैल्यू क्या है, 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 इसकी वैल्यू क्या है। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों से निकलवाई थी और मेंशन भी की थी, है ना? तो इसलिए निकलवाई थी। तो तुमको एक जनरल तरीका तो पता ही है कि फॉर्मूला लगा के मैं निकाल ही लूंगा, पर एक्चुअल में एक 2-4 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन है। मैं काइनेमेटिक्स में कई कैलकुलेशन में ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं, तो कर लो कैलकुलेशन, कोई लोड नहीं, क्योंकि छोटी छोटी कैलकुलेशन है, यहां पे लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आती है, तो यहां पे अपन इतना रिस्क नहीं लेंगे, तो इसको रख लेना, बुझे? ठीक है ना? अब एक और चीज क्या मैंने कल बोला था पर शायद मैं कंप्लीट नहीं कर पाया वो सेंटेंस। मैं ऐसे बोल रहा था कि जो ये होती है n इज इक्वल टू 1 वाली लामेट सीरीज जो भी बोलते हैं इसको, है ना? ये एक्चुअल में यूवी लाइट फेंकती है, मतलब उसने वेवलेंथ निकाली होगी लेमडा। वो लेमडा कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज मतलब लाइट, तो कौन सी रेंज में लाई करती है? वो होती यूवी, अल्ट्रा वोलेट रेज, है ना? इसके बारे में थोड़ा आगे जाके बताऊंगा कि कितनी वेवलेंथ होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पर अभी तुमको क्या रखना है कि अगर वो n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है, लैमेट सीरीज है, तो उसकी जो फोटॉन्स निकलेंगे उनकी लाइट कैसी होंगी? अल्ट्रा वोलेट होंगी। चमका तुमको? ऐसे जो सेकंड वाला था वो बालमार, जो भी नाम है उसका, बालमेर बालाराम, जो भी नाम है, बलराम, उसका कितना होता है? वो विजिबल रीजन होता है ना? जो लाइट अपन देखते हैं ना, विबग्योर पढ़ा होगा तुमने, अरे भाई मुंडी हिलाते रहो। तो जो विबग्योर वाला रीजन होता है वो कौन सा होता है? वो
बालवीर जो भी नाम है उसका, बलमार, बालमीर, क्या नाम है, नाम बताओ मैं भूल गया। बालमर, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है, n इज इक्वल टू 3 वाला, पास्चन सीरीज, वो इंफ्रारेड होती है। उसमें जो फोटोन निकलते हैं कौन से निकलते हैं, इंफ्रारेड। याद रखना है तो बस, है ना। उसके बाद कौन सा आता है, वो पी फंड, पी फंड करके कुछ नाम है शायद, तो पी फंड वाला n इज इक्वल टू 5 के लिए, हाँ उसको, वो भी क्या होता है, इंफ्रारेड। तो टोटल 3 ही चीजें होती है, क्या, एक होती है अल्ट्रावोलेट, फिर उसके बाद बालमीर में अपना नाम है उसका, उसमें आ जाती है कौन सी, विजुअल रीजन, और उसके बाद जो 2 बचे उनमें इंफ्रारेड। ठीक है, देखो नाम वाम मेरे को याद रहते नहीं है, मेरे को ये बताइए जब वो नाम सामने आएगा तो मेरे को याद आ जाता है कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना, याद रख दो, ये तो ज्ञान की बातें याद रखनी पड़ेगी यार। मैं एक चीज बता रहा था अभी तुमको, अगर कोई बोलता है तुमको कि थर्ड लाइन, देखो इनको इनको है ना ऑर्बिट भी बोल देते हैं, ऑर्बिट, इनको लाइंस भी बोल देते हैं, इनको स्पेक्ट्रम लाइन भी बोल देते हैं, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट भी बोल देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। अगर तुमको बोलो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, तो n की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि n इज इक्वल टू क्या है, ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू क्या है, ग्राउंड स्टेट। अमन तो थोड़ा लेट आया था तो ये पढ़ नहीं पाया शायद, अभी मैंने आते सबसे पहले यहां से शुरुआत की थी। n इज इक्वल टू 1 मतलब ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 2 मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 2 मतलब 3 एक्साइटेड स्टेट, कंफ्यूज नहीं होना ऐसे। ऐसे सिमिलरली एक और चीज आती है, जैसे कि उसने बोल दिया कि थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, इसका मतलब क्या है, तो ये कैसे निकालना, जब भी ऐसा बोल दे तो कौन सी लाइन की बात कर रहा है। एक्चुअल में अपर को था बाल्मर सीरीज का मतलब क्या है कि n इज इक्वल्स टू 2 होगा फाइनल, मतलब फाइनली उसको कहां पे आना है, n इज इक्वल्स टू 2 पे आना है, सही है। तो एक बार बनाते हैं, समझते हैं इसको, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5, एक और बना देता हूं, सिर्फ 5 में हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 6, ऐसे। अब मेरे को ये पता है कि यहां से थर्ड बताना है, तो 1 2 3 ये वाला है फिफ्थ वाला, तो थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज मतलब क्या बोल रहा हूं, n इज इक्वल्स टू 5। सो मैं कैमरा चालू कर, और ये करीपांश, करीपांश तेरा कैमरा चालू कर दोस्त, कैमरा चालू होना चाहिए सबका। तो अगर मैं बोल रहा हूं थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का मतलब क्या है, n इज इक्वल्स टू 5 की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहा है, n इज इक्वल्स टू 5 की, और हर बार ऐसे गिनने थोड़ी बैठेंगे, तो जो लिखा हुआ है ना उसको इसमें जोड़ दो, थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज मतलब 3 + 2, n इज इक्वल्स टू 5 की बात कर रहा है, सही है, फंडा क्लियर। इसके अलावा कुछ भी बोल दो, पी फंड, थर्ड लाइन ऑफ पी फंड जो भी नाम है उसका, तो क्या बोलूंगा, पी फंड फिफ्थ पे होता है, n इज इक्वल्स टू 5 पे, तो 5 तो वो थर्ड, तो 5 + 3 8 होते हैं, तो n इज इक्वल्स टू 8 की बात कर रहा है वो। क्लियर है सबको, सब अपने नोट्स में लिख लो, ये चीजें छोटी छोटी चीजें, ये पता नहीं होगी तो तुमको कॉन्सेप्ट सारे सिखा दिए मैंने, पर क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। अब क्वेश्चन करो ये वाला, कोई है जिसने कर लिया, कर लिया मन, सौम्या ने भी कर लिया, बहुत बढ़िया। अंजलि अपना क्या सीन है, हैं? लिपसिंग नहीं पढ़ पाता मैं, हाँ कर लिया, बहुत खिलखिला के जवाब देती है भाई ये। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट बोल रहे हैं, फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट, कैसे निकालूंगा, मैंने एक फॉर्मूला ही बताया था इसका डायरेक्ट, ऐसे और भी तरीके, कैसे करूंगा बता मन, कैसे अप्रोच करूंगा, रूट में 1.5 अपॉन पोटेंशियल, बहुत बढ़िया, 1.5 अपॉन पोटेंशियल, ये किस में आएगा, नैनोमीटर में, बहुत बढ़िया, नैनोमीटर में आएगा, ये याद होना चाहिए। अगर तुमको यूनिट नहीं पता तो गेम बिगड़ जाएगा तुम्हारा, हो सकता है ऑप्शंस मीटर में दे रखे हो, तो उस टाइम पे तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो मेरे हिसाब से नहीं करूं तो बढ़िया है, 1.5 बटा 50 का रूट, ये आंसर है, सबने सीखा है,
भैया एंगस्ट्रॉम 0.17. हाँ, यूनिट आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं होती। एंगस्ट्रॉम अगर आर्मस्ट्रॉन्ग करना है तो इसको लिखना पड़ेगा 150 बाई वोल्ट का मीटर, मतलब रूट, ये आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग। तब से √3 आएगा, √3 आंसर। आंसर √3 आएगा, बहुत बढ़िया। इसमें आंसर आएगा √3, इसमें आंसर आएगा √3/10। क्या सही कर रहा हूं मैं? सही है ना? तो जिसने ऐसे क्या होगा उसका √3/10 आया होगा, और इसका जिसने आर्मस्ट्रॉन्ग में निकाला उसका √3 आया होगा। अब डिपेंड करता है ऑप्शंस में क्या दे रखा है, उस हिसाब से अरेंज कर लेंगे। यूनिट कन्वर्जन मैंने बढ़िया से सिखाया है, कोई लोड नहीं है उसमें, है ना। चलो, ये वाला क्वेश्चन किया किसी ने? वैसे मेरे को उम्मीद है कि नहीं होना चाहिए था तुमसे, अगर तुमने पढ़ा नहीं है तो। अमन कैसे किया बेटा? अरे मैंने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वो पढ़ा था ना, तो उसमें था U = 3/2। बहुत बढ़िया। 3/2 kT। एक्चुअली में देखो यहाँ पे एक चीज ऐसे समझो, गिवन है क्वेश्चन में। भैया मैंने भी कहा बोलते हैं हाँ, एक चीज ऐसे समझो, गिवन है, अगर किसी को पता नहीं है तो क्या कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, डायरेक्ट फार्मूला था। अपन ने जो सीखा है उससे करना है, ज्यादा फॉर्मूले भी याद नहीं रखने यार। ये कहता है 3/2 kT। इसमें K क्या होता है? ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट कुछ होता है, और ये टेम्परेचर जो होता है ये केल्विन में होता है। ठीक है, ये याद करना है। आगे जाके डेरिवेशन वगैरह सब मिलेंगे इसके, अभी ये चैप्टर अपन ने पढ़ा नहीं है, तो ऐसा समझो गिवन दे रखा है अपन को कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज व्हाट 3/2 kT। के कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है इन केल्विन। बस ये ध्यान रखना। केल्विन कैसे निकालता है? कोई बोले 7 डिग्री 30 डिग्री लिखा हुआ है, इसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई? 273 को जोड़ दो इसमें बस, है ना। बहुत बढ़िया। तो मैं 30 + 273 लिखूंगा, तो ये मेरा टेम्परेचर आ जाएगा किसमें? केल्विन। क्लियर दोस्त? बस अब काम खत्म। तेरे को ये पता है तो तेरे को ये भी पता है कि जो मोमेंटम होता है वो 1/2mk होता है रूट में। के क्या थी? काइनेटिक एनर्जी। तो मैं काइनेटिक एनर्जी यहां से रिप्लेस कर दूं, बस काम खत्म। करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। हाँ, अब देखो एक्चुअल में मैं इसको पूरा सोल्व करूंगा भी नहीं, इसको पूरा सोल्व करूंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये मेरे को ऐसे बोलता है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो मेरे को ये रेशो निकालना है। तो एक्चुअल में मैं ऐसे बोलो कि P हीलियम अपॉन P, अच्छा हाइड्रोजन अपॉन हीलियम निकालना है, P हाइड्रोजन अपॉन P हीलियम निकालूंगा, तो क्या उल्टा पुल्टा तो होना ही है आगे जाके। तो हीलियम वाला ऊपर आ जाएगा इनटू टेम्परेचर, और हाइड्रोजन वाला नीचे आ जाएगा इनटू टेम्परेचर। ऐसे भी आंसर निकल जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। चमका क्या तुमको? ये मास है, मास ऑफ हीलियम, मास ऑफ हाइड्रोजन, कंफ्यूज नहीं होना है। चमक गया क्या भाई? सबको क्लियर? फंडा लल्लू लल्लू चीजें बस मैं मान के चलता हूं कि तुम्हें नहीं आती होंगी, इसलिए मैं रिकॉल कराता जा रहा हूं। अभी देखो, एक अगर केस हो सकता था कि मैं ये क्वेश्चन हटा ही देता इससे, पर एक्चुअल में जब तुम फाइनल पेपर देने जाओगे, जब तो ऐसे क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट रहेगी और मैं नोट्स में हटा दूंगा तो फिर मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए मैंने 12th के कॉन्सेप्ट वाली चीजें इसमें डाली हुई है। ये वाला क्वेश्चन किससे हो गया? किसने किया गया? किसी से भी नहीं हुआ? सुभजीत से हुआ था, पर ये बता नहीं पा रहा कैसे किया था इसने, आवाज नहीं आ रही मेरे को उसकी सही से। जयंत अपना क्या है दोस्त? बिल्कुल सुन बेटा है तू, होमवर्क नहीं करके आया ना तू? वैसे मैंने ग्रुप में बोल दिया था नहीं बनेगा तो लोड नहीं लेना, इसलिए, है ना। या था वो टेम्परेचर वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था पहले वाला से, है ना। हाँ, तो लोड नहीं लेना उसमें, बस वही सीन था कि तेरे को फॉर्मूला पता नहीं होगा, बाकी तो लल्लू था। अरे तुमको पता चल गया ना मैंने डायरेक्ट रूट पे ऊपर नीचे कैसे किया था, बाकी सब कट गया, बाकी सब कांस्टेंट था उसमें, इसलिए, है ना। कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो पूछ लेना भाई, ऐसा नहीं कि तुम कंफ्यूजन के साथ चलते जा रहे हो। ये क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब ये फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन लाइक एटम। अब हाइड्रोजन लाइक एटम बोल रहा है, मतलब Z = 1 होगा और N इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। जब भी ऐसे बोले हाइड्रोजन लाइक एटम है तो सीन ऐसा होने वाला है। क्लियर? जब भी ऐसा बोले तो ऐसा समझना है। इस 50 वोल्ट, अब ये 50 वोल्ट है तो मैं इसको लिख सकता हूं 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। समझे क्या तुम? मतलब कब? जब E की वैल्यू, मतलब N की वैल्यू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 2 होगी। क्लियर है सबको? ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब N की वैल्यू 2 होगी, तो मैं इसको E2 लिख देता हूं समझने के लिए। बस E2 की वैल्यू ये रही,
E2 की वैल्यू ये दे रखी है। फाइंड द थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ द एटम। अब थर्ड पोटेंशियल कैसे निकालूंगा, तो मैं पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे निकालूंगा, फिर जो ई गायब कर दूंगा तो वोल्ट पे आंसर आ जाएगा मेरा। ऐसे जैसे इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया, ऐसे उसको उल्टा कन्वर्ट कर दूंगा, है ना। मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूं तो शायद चमके तुमको। अभी तो थोड़ी सी शकल उतरी हुई लग रही तुम्हारी। मेरे को पता है जो एनर्जी होती है ना वो कितनी होती है, 13.6 माइनस जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर, ये होती है एनर्जी, सबको पता है ना। मेरे को कौन सी दे रखी है, जब एन की वैल्यू 2 है और ये तो 1 है ही, तो मैं बोलूंगा माइनस 13.6 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 15 वोल्ट, है ना। अब तुम यहां सोच रहे होंगे ये दो बराबर आ ही नहीं रहा। एक्चुअल में जेड इसने बोला कि जेड को मेरे को डिफाइन नहीं किया, तो जेड 1 नहीं लूंगा, समझेगा, वरना तर्क नहीं बनेगा इस क्वेश्चन का। अरे किसी को कंफ्यूजन है क्या यहां पे, है ना। अगर वो जेड नहीं दे होता और मेरे को जेड में सोल्व करना ही पड़ रहा था आगे जाके, तो मैं 1 मान लेता, पर यहां पे अगर मैं जेड की वैल्यू 1 नहीं मानूंगा तो कोई तर्क नहीं है इस क्वेश्चन का, मतलब मान लूंगा तो। अरे ऐसे इक्वल टू थोड़ी आ सकता है, तो जेड तो होगा ना, कोई तो वेरिएबल होगा जब इसके बराबर आएगा। भाई लोग कंफ्यूज हो गया तुम लोग, इसमें कोई भी कंफ्यूज है क्या, और क्या कंफ्यूजन है वो पूछ सकता है मेरे से। एन की वैल्यू 2 है, जेड की वैल्यू मैं लिखा हूं क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्योंकि मेरे को पता चल गया कि जैसे मैं एनर्जी निकाल रहा था E2 जो कि थी माइनस 13.6 बटा 4 इंटू जेड आना चाहिए था, वरना ये मेरे को दे रखी थी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे चमका सबको। अब मेरे को निकालना है थर्ड का, तो एन की वैल्यू 30 तो निकालनी है, तो मैं क्या बोलूंगा, थर्ड एक्साइटेड मतलब एन की वैल्यू 4, तो माइनस 13.6 इंटू जेड अपॉन 4 4 जा 16, ये निकालना है मेरे को। तो मेरे को इसकी वैल्यू पता है, इसको लिख देता हूं मैं 4 इंटू 4, तो इस वाली पूरी टर्म को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा इससे, है ना। कुल मिला के ऐसे ही कर सकते हैं इसको कि E4 निकल के आएगा सर एक्चुअल में E2 बटा 4, ये मेरा आंसर निकल के आएगा। सही है ना। 15 बटा 4 इसका आंसर है मेरे रसगुल्ले, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। तो E2 की वैल्यू कितनी थी, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 15 बटा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरा आंसर है, और वो मेरे को वोल्ट में मांग रहा है आंसर, पोटेंशियल पूछ रहा है एक्चुअल में, तो 15 बटा 4 मेरा आंसर आएगा वोल्ट। ऐसे किसी को कोई दुख इसमें, कोई कहीं से भी कंफ्यूज है क्या, अप्रोच कैसे किया उसमें कंफ्यूज है, किसी भी चीज में कंफ्यूज है क्या। हर क्वेश्चन एक तरह से टॉपिक समझ के चलो कि नई चीज सीखने को मिलेगी इसमें, फर्जी क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं मैं। आंसर पर 75 बटा 4 आ रहा है यार, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने। आंसर 75 बटा 4 आ रहा है। मेरा तो 18.75 आया था। इसमें क्या गड़बड़ है फिर। मैं दूसरी अप्रोच से किया था, तो फिर मैं सोच रहा था कि मेरा शायद गलत हो गया है, आपका है। कैसे किया तूने। भैया पहले मैं एनर्जी डिफरेंस निकाला हूं, E1 E2 E1 वो फार्मूला पुट करके माइनस 13.6 जेड स्क्वायर 1/4 -1, और उससे मैं जेड का वैल्यू निकाला हूं। हाँ तो उसमें इसमें क्या अंतर है, सेम ही तो है। ऐसे भी भैया वही बोल रहा था, इससे नहीं निकलेगा, z की वैल्यू 1 ही लेंगे हम लोग, और ये फार्मूला नीचे वाला नहीं लगेगा, ये E2 E1 बराबर E0 ले लेंगे, और जो 1/n² n1² -1/n2² था उससे निकल जाएगा। हाँ अरे इसमें गलती क्या है मेरे को ये बताओ पहले, तो यहाँ पे गलती क्या है। ये क्या दे रखी है इसने, फर्स्ट एक्सरसाइज पोटेंशियल। अरे यार हाँ, एक्चुअल में ये 15 जो दे रखा है ना, ये n = 2 का नहीं दे रखा, ये दे रखा है n = 1 से 2 का डिफरेंस है, ये 15 डिफरेंस है भाई। ये मेरी गलती, मेरा फोकस थोड़ा सा खाने में था, अभी थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। चलो नया बच्चा आया, बेइज्जती होगी उसके सामने, दोबारा ध्यान दो इधर।
ये से बोल रहा है फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन लाइक एटम इज 15 वोल्ट। मतलब ये ऐसे बोल रहा है कि जब n इज इक्वल टू 1 से मेरे को n इज इक्वल टू 2 पे भेजना है, इसको भेजने के लिए जो मेरे को एनर्जी की आवश्यकता है वो कितनी है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है। अभी चमका था वो क्वेश्चन, ये बोल रहा है। अब मेरे को ये पता है कि अगर ये 15 है तो मैं क्या बोलूंगा कि सर 15 ये मेरे बराबर होगी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन छोटे वाले एन का स्क्वायर माइनस बड़े वाले एन का स्क्वायर। ऐसे इसमें छोटा वाला एन क्या है सर, एन इज इक्वल्स टू 1 है, और ये बड़ा वाला एन क्या है सर, एन इज इक्वल्स टू 2 है। ऐसे, और जेड की वैल्यू क्या है, Z की वैल्यू 1 ले लीजिए। तो फिर जेड की वैल्यू 1 निकालना पड़ेगा। वहां पे आपने जो -13.6 नहीं आएगा। कहां पे नहीं आएगा, भैया जेड की वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। जेड की वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना, वरना जेड की वैल्यू तो निकालनी, क्योंकि जेड की वैल्यू पता, अगर भाई ये जेड की वैल्यू 1 होती तो बराबर बराबर तो निकल ही नहीं पाता ना कभी भी। इक्वल कैसे करता तू, बुझे भाई, समझा कि कंफ्यूज है। बस इसको करके मेरे को जेड की वैल्यू भी पूरी नहीं निकालूंगा मैं, तो मेरे को दिख ही रहा है कैसे हो जाएगा सोल्व। ये इसको लिख सकते हैं कितना। अब मेरे को दूसरा जो निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड द थर्ड एक्साइटेशन, मतलब n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 3 के लिए जो चाहिए वो निकालनी है मेरे को। तो उसको बोलते चेंज इन एनर्जी विच इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर। ये छोटा वाला है तो ये 1 है, और ये बड़ा वाला है तो ये 4 है, 3 है, सॉरी 4 है। बस ये है क्वेश्चन, दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। उल्टा पुल्टा नाम देना चाहो तो दे सकते हो, वैल्यू डाल के आंसर बता दो मेरे को फटाफट। नया लड़का तू बताएगा इसका आंसर, नहीं सब सोल्व करके बताओ ना। ये तो 1 है, चलो लपड़ाई खत्म हो गया। एक बात मैं बताऊं, हाँ वो 13 पॉइंट इंटू जेड स्क्वायर की डायरेक्ट ही वैल्यू निकाल लेते तो उधर वो डायरेक्ट ही आ जाएगी, यहाँ पे तू 1 ही डाल रहा है ना ऑटोमेटा, तो ये तो 1 ही बन जाएगा, तो ये +13.6 इंटू जेड का स्क्वायर आ जाएगी ना। वो 1 डाल रहा है जब भी डायरेक्ट निकल के आ रही है ना, वो 1 तो 1 ही जा रहा है, बटा 4 आ रहा है बस उसमें लिखा हुआ। दोनों सेम तरीके, तू बोल रहा है वो भी सही है। बता एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है, मेरे तो नोट्स में लिखा है वो 75/5 लिखा है, 75/4 लिखा हुआ है। 150/8 मेरा 150/8 आ रहा है। हाँ तो सेम ही हुआ तो। सेम सही है, 75/4 इसका आंसर है। 18.7 शायद। ठीक है, ये वाला करो ना, हाथ वाथ धो के आता हूँ, पानी पी के आता हूँ थोड़ा। अरे ये वाला करो, 1 मिनट दो हमारे पास।
मीटिंग एंड हो जाए तो सेम लिंक से रिज्वाइन कर लेना। यहां पे एक चीज तुमको दिक्कत दे रही है कि अल्फा, ये एच बीटा क्या लिखा हुआ है? आपने तो बताया था। मैंने नहीं बताया ये, आई थिंक मैंने नहीं बताया ये अभी तक, नहीं बताया ना? हाँ तो जो बलराम सीरीज थी अपनी, मैं बता रहा हूँ ना, अब जो बलराम सीरीज थी, जो भी वो बल्स मैन जो भी बोलते हो तुम उसको, मैं बलराम ही बोलूंगा उसको। तो उसमें एन फाइनल की वैल्यू क्या होती है? 2। तो जब एन की वैल्यू 3 होती है उस सीरीज के लिए, तो इसको बोलते हैं एच अल्फा। इस लाइन को क्या बोलते हैं? एच अल्फा। एन इज इक्वल्स टू 4 है तो एच बीटा बोलते हैं, एन इज इक्वल्स टू 5 है तो एच गामा बोलते हैं, ऐसे। तो एक्चुअल में यही दे रखा है, बस कोड वर्ड है इसका, सही है। ऊपर मार्जिन पे ऐसे ब्रैकेट बना के वहां पे लिख लेना कि ये ऐसे होता है। क्लियर है फंडा? हाँ बढ़िया। भैया हाँ आप कल के पीपीटी चेक कीजिए ना, आपने बताया था शायद, मेरे को याद आ रहा है। नहीं, मैंने बता दिया था कि कल बता दिया था कि लास्ट क्लास में नहीं बताया था ना, नहीं बताया होगा यार, क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चन पढ़ के याद आया। ठीक है। चलो कैसे करेंगे? कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एच बी। मतलब एन की वैल्यू कितनी बोल रहा है ये? 4। यहां तक समझ में आया तुमको? एन की वैल्यू 4 बोल रहा है ये। बस यही सीखने वाली बात थी इसमें कि इसका मतलब क्या है कि सर एन इज इक्वल्स टू 4 है। लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको? वेवलेंथ निकालनी पहले तो लेमडा निकालने के लिए एनर्जी निकालनी पड़ती है, सबको पता है। तो एनर्जी निकालनी है मेरे को, तो एनर्जी निकाल लो यार, निकालो, निकाल के बताओ। भाई वो फॉर्मूला से भी तो हो जाएगा। फॉर्मूला से ही होगा, और कैसे करेगा? वो मैंने आर के टर्म्स में, क्या बोल रहा है? मैंने आर के टर्म्स में निकाला है। आर की टर्म्स में? हाँ 1 by lambda r into 1 minus n1 square upon 1 minus n2 square। कल तो बताया था आपने। हाँ फॉर्मूला तो मैंने बताया था, तो उसी में, पर उसमें आर कैसे आ रहा है तेरा? आर क्या बोल रहा है? आर क्या? आपने ये फॉर्मूला बताया था ना, 1 upon lambda equals to r into 1 upon n1 square। अच्छा वो वाला आर, तो वो आर यूज नहीं करना होता यार, वो गंदा है। अच्छा, केमिस्ट्री में यूज हुआ था। हाँ पर वो आर मैंने बस तुमको बता दिया ताकि तुमको रिलेशन पता हो, कभी क्वेश्चन में आ जाए तो। मैं उसको यूज नहीं करता, बिना आर के निकालो। ठीक है ठीक है। लेमडा निकालो, लल्लू सा क्वेश्चन है ये। ऐसे तो अपन टॉप नॉच क्वेश्चन करें, ये तो मेरे हिसाब से ये वाला तो तुमको पहले बन गया होगा, अगर तुमको अल्फा वाला पता था तो। ये एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा होता तो पहले हो जाना चाहिए था ये क्वेश्चन। इतनी देर तक कैलकुलेशन कर रहे हो, कैसे गंदे लोग हो यार तुम। मेरे को पता है चेंज इन एनर्जी, मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए भी थे यार शायद लास्ट क्लास में, एग्जाम्पल खुद ने बना के। ये होता है -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन छोटे वाले का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बड़े वाले का स्क्वायर। यही था ना कि बड़े वाला स्क्वायर माइनस छोटा वाला था। छोटा वाला माइनस बड़ा वाला। छोटा माइनस बड़ा। हाँ याद रखना है उसको, गलती मत कर देना, क्योंकि फील ऐसी आती कि बड़ा वाला पहले होना चाहिए था, है ना? तो छोटा वाला माइनस बड़ा वाला, इसको ऐसे लिखूंगा मैं तो हर बार। बस ये निकालना है मेरे को। निकाल लो निकाल लो निकाल लो बाबू साहब। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू 2 होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 होगी, है ना? फॉर हाइड्रोजन बोल रहा है, अब हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो जेड की वैल्यू 1 पक्का हो गई, कंफर्म। तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये तो 1 है। बस ये करना है तुमको सोल्व। -13.6 इंटू 1/2 1/4 माइनस 1/16। कुछ कॉमन वॉमन ले लेना और इसकी कुछ वैल्यू आएगी। अब जो भी वैल्यू आएगी मैं उसको बोलता हूं ई आ रही है, और तुम निकाल के बताओगे ई की वैल्यू क्या आ रही है।
क्या आ रही है की वैल्यू? अरे तुम ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे क्या कि टीपना ही पड़ेगा मेरे को? कैलकुलेशन में डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यू निकालती है। कोई नहीं, ये जो भी आएगी ये किसके बराबर होनी चाहिए? 1240 बटा लेमडा के। ये किस में आता है आंसर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये सबको पता है ना, ये आंसर किस में निकल के आता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया हुआ है। ये पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं ऐसे इक्वल कर सकता हूं, तो ये लेमडा निकालनी है तुमको। अब जो भी आएगी मेरे को भी नहीं पता क्या आएगी। 486 नैनोमीटर। कितनी आ रही लेमडा? 486 नैनोमीटर। भाई ये आ रही है, और लोग बताओ। समझ में ये आ रहा है क्या बच्चे? अंजलि तेरा रजिस्टर कहाँ है? कहाँ है रजिस्टर? ये दिख नहीं रहा, लाइट बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ, तो सॉल्यूशन करती कि नहीं करती मेरे को पता। मूर्ति की तरह बैठी होती है, तो मूर्ति की तरह चुपचाप नहीं हूं। फोटो क्लिक करके भेज दिए। नहीं नहीं, रहने दे, मत भेज। सही है यहाँ तक? उसके बाद ही मेरे से फ्रीक्वेंसी पूछ रहा। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूंगा यार? C equals to V lambda। हाँ, बहुत बढ़िया। अपन को पता था एनर्जी hc बाई लेमडा, और मैंने हजारों बार लिखा है कि इसको h इंटू फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। तो फ्रिक्वेंसी एक्चुअल में c बाई लेमडा के बराबर है। c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो फ्रिक्वेंसी है, जो लेमडा अपन लेमडा करना पड़ेगा, लेमडा किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में, तब जाके तुम्हारा आंसर आएगा, अदरवाइज गलत आ जाएगा। सही है, नैनोमीटर से मीटर में करना था 10⁹ है ना? यूनिट कन्वर्जन सिखा रखा है मैंने। बस इसको मीटर में कन्वर्ट करना, यहां पे चिपका देना, और ये 3 इंटू 10⁸ से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, मतलब कुल मिला के। सही, सॉर्टेड, क्लियर दोस्त? मैं वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करूंगा, पहले बोल चुका हूं पहली क्लास में। इतनी भयंकर गणित मेरे को नहीं आती। ये वाला करो 1 मिनट अगेन, जल्दी कर दो। 2-3 दिन का बचा है, एक्सरे बचा है बस अपना, थोड़ा बहुत कोलिजन वोलिजन और थोड़ा सा मास वास के बारे में, बाकी एक्सरे, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा अपना चैप्टर। ज्यादा कुछ बचा नहीं, 2 या 3 लेक्चर का काम है, फिर उसका एनएलएम चालू करेंगे अपन। हाँ, मैं न्यूक्लियर फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ इसमें। कोई सोच रहा हो कि मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स भी पढ़ाते हैं हमको, तो आपने पढ़ाया ही नहीं। वो पढ़ाऊंगा, वो अलग चैप्टर है एक तरह से अपने लिए। नोट्स का क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। उसने आते डाउट भी पूछा था उस बच्चे ने अपन से, सुभजीत ने। इन द लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन। फॉर हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रॉन 1 है और ये जेड की वैल्यू 1 है, इलेक्ट्रॉन भी एक ही है। इन व्हाट रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये भी मैंने आते बताया। डज ही लाइज। अब मेरे को ये लाइमन सीरीज की बात कर रहा है, तो लाइमन सीरीज में कौन सा होता है? ये अल्ट्रा वोलेट यूवी रीजन है ना? आते चमकाया था मैंने ये तुमको, बहुत बढ़िया। तो ये तो बच्चे वाली चीज थी। अब मेरे को क्या नहीं, अबे डराओ मत यार। तो अपन को क्या निकालना है अब? मेरे को निकालना है लियमडा। लियमडा निकालने के लिए एनर्जी निकालनी पड़ती है। एनर्जी इज इक्वल टू -13.6, जेड की वैल्यू 1 है, 1 अपॉन छोटे वाले का स्क्वायर माइनस
1 अपॉन बड़े वाले का स्क्वायर। ये करना है तुमको, है ना। अब इसमें एक्चुअल में जब मेरे को लेमडा मैक्सिमम करना है तो ई को मिनिमम करना पड़ेगा। ई को मिनिमम करने के लिए मेरे को n इज इक्वल टू 2 से ही कूदाना पड़ेगा m1 पे, ऐसे जंप कराना पड़ेगा, तभी तो मिनिमम आएगी एनर्जी। जब भी एनर्जी मिनिमम आएगी यार, तो बस एक के लिए n की वैल्यू 2 डल जाएगी, एक के लिए n की वैल्यू 1 डल जाएगी। कब? जब मेरे को एनर्जी मिनिमम मतलब लेमडा मैक्सिमम करना है। ये केस किसका है? जब लेमडा मैक्सिमम करना है। सही बात है, पूरे क्लास में यही पढ़ा था कल तो। ऐसे सिमिलरली और क्या कि इसको माइनस 13.6 इंटू 1 अपॉन एन छोटे का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन बड़े का स्क्वायर, इसमें क्या होगा, जो बड़ा वाला है वो इन्फिनिटी हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। क्लियर है, सबको आता ही है? बस ये इतना सा करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है और ये फॉर्मूला यूज करना है। आंसर बताओ दोनों मेरे को फटाफट, क्या आएंगे दोनों के? ये लैम्डा मिनिमम आ रहा है 91.2 नैनोमीटर। लैम्डा मिनिमम, लैम्डा मैक्सिमम 1 to 1.5 nanometer। 121.5। सबका आ गया आंसर? सौम्या सॉल्व करा तूने? अंजलि सॉल्व कर पाई तू? एंड तक अभी नहीं पहुंच पाया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरा ज्यादा स्लो है। तो फास्ट करो उसको यार। सुखजीत तू कैमरा बंद कर लेगा, इसका मतलब ये नहीं मैं तेरे से पूछूंगा नहीं। हाँ, नया लड़का कहाँ गया? नए लड़के तेरा नाम क्या है दोस्त? एक बार नाम बता दे यार, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता सही से, तोतला हूं मैं। कृपश, कृपेश, कृपेश ऐसा क्या लिखा हुआ है? KRI, कृपेश, जो भी नाम है तेरा, ठीक है। जैसे आज से मैं बस ये बोलूंगा नया लड़का 2-3 दिन तक, तो जब तक दूसरा नहीं आता। तेरे को समझ में आ रहा है भाई? पुरानी क्लासें नहीं देखेगी तो कुछ नहीं चमक रहा होगा तेरे को। चमक रहा? देखिए, सारी देख ली। हाँ, तो 4th वाली क्लास सबसे इंपॉर्टेंट थी, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पेपर में। 4th 5th की तो 6th क्लास है शायद। जब मैं क्वेश्चन कराता हूं तो भाई मैं क्वेश्चन, हाँ, मैं थ्योरी पढ़ाते टाइम थोड़ा एनर्जेटिक रहता हूँ, क्वेश्चन कराते टाइम मैं तुमसे करवाता हूँ, खुद नहीं करता। ये ऑनलाइन बच्चों को पसंद नहीं है, पर अपनी ऑनलाइन क्लास थोड़ी ऑफलाइन है, तो मेरे सामने तो बैठो तुम अपनी स्टडी शक्लें लेके। ऑनलाइन कैसे हो सकती है क्लास? क्लियर है इस क्वेश्चन में? किसी को कोई दुख, किसी को परेशानी नहीं है ना इसमें? शाबाश। ये वाला जल्दी आंसर दो। ये तो वाला मैंने भैया बनाया है शायद से। क्या आ रहा है आंसर बता? बाकी सौम्या, जयंत, सुखजीत, कृपेश सब सॉल्व करो। अरे भगवान, ये क्वेश्चन टाइम ही नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा इसमें। ये अंडर रूट लैम्डा आर अपॉन में लैम्डा आर माइनस 1। अरे क्या बोल रहा है तू? क्वेश्चन मेरे को जो दिख रहा है वही तुमको दिख रहा है ना, कि अलग क्वेश्चन दिख रहा है तुमको? इसमें लैम्डा पेम्डा नहीं आएगा। ये ऐसे बोल रहा कि भाई साहब कोई n है, n इज इक्वल टू n, यहां से वो नीचे गिर रहा है, कितनी तरह की वेवलेंथ फेंकेगा? इसका क्या था फॉर्मूला? NCR। R की वैल्यू 2 होगी, 2, और n की वैल्यू पता नहीं है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये होता है। यही होता है क्या? सही कर रहा हूं क्या मैं? ये तो 2 इंटू 1 बनेगा, ये 2 के बाद पूरा कट जाएगा, तो मैं लिखूंगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ये आंसर आएगा। बस वैल्यू भी नहीं डालनी भाई। ये तो क्वेश्चन ही नहीं था, ये तो थू था, मतलब क्वेश्चन पे भी थू क्वेश्चन था ये। और तू पता नहीं लेमडा फेमडा बता रहा है। मेरा बीपी बढ़ गया भैंस की टांग, मैं गया आज तो। वो दूसरा क्वेश्चन था। ये वाला बताओ।
ये वाला। सर होगा। अरे तेरी आवाज नहीं आ रही, बहुत भयंकर आ रही। तू वाईफाई लगवा, फीस वापस ले ले मेरे से, पर वाईफाई लगवा तू। देखो ये ऐसा दिख रहा है तो किसी को प्रॉब्लम हो रही है इसको देख के? नो है ना, कुछ भी नहीं है। ये लिथियम है, लिथियम। तो लिथियम में एक्चुअल में तीन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इसमें से, है ना। और इसका Z कितना होता है? 3 होता है ना। 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 में से 2 निकाल दिए, 1 बचा, तो एक्चुअल में हाइड्रोजन जैसा बन गया ये। एक्चुअल में हाइड्रोजन जैसा मतलब इलेक्ट्रॉन कितना इसके पास? 1 है, और इसके बाद जो Z है वो 3 है। बस ये डिफरेंस है। तो जहां पे Z1 डाल रहे थे वहां Z3 डालना है, इतना सा डिफरेंस, और कोई लोड नहीं इस क्वेश्चन में। बुझे तुमको मैंने क्या बोला? शाबाश। अब बस सोल्व कर लो इसको। ये बोलता फाइंड द वेवलेंथ लैम्डा निकालना ऑफ द रेडिएशन रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन लिथियम फॉर्म द फर्स्ट टू द थर्ड, फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड ऑर्बिट, थर्ड बोर ऑर्बिट। वही बात है, बोर ने दी थी ऑर्बिट्स वगैरह को फंडा, तो उसमें करना है। अब आंसर बताओ। 8.776 आया। 8.776 into 10 to the power 7 नैनोमीटर आया। कैसे किया? सॉल्यूशन का तरीका बता। अरे फार्मूला पुट कर दिया 1.097 into 10 to the power 7 into z का z स्क्वायर का वैल्यू 9 हो गया, और 1 - 1/8 1/1 आएगा क्या? 1 जो 1 मेरे को वैल्यू बताता जा, कहां पे क्या डालूंगा। मेरे को कंफ्यूजन है कि तेने शायद सही से नहीं किया। मैं लिखूंगा एनर्जी -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन 1/n का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, छोटा बड़ा ऐसे। कहां पे क्या लिखूं बता। भैया मैंने तो दूसरा फार्मूला से किया। अबे तो कौन से टीचर से पढ़ रहा? पढ़ा तो मैं ही रहा हूं ना। अरे भाई r का वैल्यू पुट कर दिया, इसीलिए थोड़ा इजी रहता है, आर्ट से कैलकुलेट करने में थोड़ा कैलकुलेशन कम पड़ता है। ऐसा है क्या? हाँ तो कर लेना फिर, वैसे कर लो। मतलब मैं तो क्या। हाँ दोस्त बता। इसलिए ये लोग जल्दी आंसर दे रहे हैं, मैं सॉल्व भी कर रही हूँ। ये लोग आर से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब भाई तो आर से कर ले तू भी। मेरे को देखो, मेरे को पता नहीं था, मैं तो कर लेता हूँ महंगी महंगी कैलकुलेशन भी। जब मेरे को पढ़ता था, जब तो मैं तो कर लेता था, मेरे को लोड नहीं आता था इतना। पर ठीक है, समय बदल गया है, आर के टर्म्स में कर रहे हो तो कर लो तुम। मैं तो सुभजीत तेरे से ये पूछ रहा था कि किस इनमें वैल्यू बता, इसकी जगह क्या लिखूंगा, इसकी जगह क्या लिखूंगा, इसकी जगह क्या लिखूंगा। फॉर्मूला कोई भी यूज क्या हो, वैल्यूज की जरूरत तो पड़ी होगी। एक टू का 1 है, पहले का 1 और उसके बाद 1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। और ये फर्स्ट टू थर्ड बोला था। ये 3 होगा। 9 हो जाएगा, 3 स्क्वायर। ये फर्स्ट टू थर्ड बोर ऑर्बिट बोल रहा है। यहां पे कोई एक्साइटेशन स्टेट से कंफ्यूज तो नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना? बढ़िया, बस यही जानना चाह रहा था एक्चुअल में। फर्स्ट लिख के फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट समझ के n = 2 डाल दे तो काम 25 हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। बहुत बढ़िया। एक्चुअल में n की वैल्यू 1 ही, क्योंकि ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, है ना। एक्साइटेशन स्टेट बोलेगा तभी वो लफड़ा है कि फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट मतलब n की वैल्यू 2, पर यहाँ पे ऑर्बिट की बात कर रहा है और लाइन है ऑर्बिट थी, तो n = 1 भी ऑर्बिट था, n = 2 भी ऑर्बिट था। क्लियर ना फंडा? तो यहाँ n की वैल्यू 1 आएगी, यही मैं चाह रहा था, तुम बताओ मेरे को। 1 आएगी, और ये कितनी आएगी भाई साहब? थर्ड ऑर्बिट में जा रहा है तो 3 आएगी। 3 का स्क्वायर, हाँ मतलब 11.4 नैनोमीटर आंसर है। 11.4 नैनोमीटर। वैसे यार तुम r डाल के कैसे जल्दी सोल्व कर पा रहे हो? बिकॉज r की वैल्यू भी तो इतनी गंदी सी है ही। मेरे को नहीं लगता r डाल के लेमडा आसानी से निकलता होगा, बल्कि टफ तरीके से निकलता होगा। मैंने ये ऐसे कोई किया जैसा अभी आपने बताया, आर नहीं लगाया था। r लगाया था अभी? नहीं लगाया ना? हाँ, क्योंकि यार तुम मेरे को ये बताओ, जब तुम दोनों के दोनों मिलके मेरे को घोचू बना रहे हो, एक्चुअल में तुम r की वैल्यू लिख भी दोगे, तब भी मेरे को अगर उसको कन्वर्ट करना है लेमडा में, तो 1240 अपॉन लेमडा लिखना ज्यादा आसान है। तो जब तुम उसमें मीटर में निकालोगे तब तो बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स बनेगी, तो तुमको कैलकुलेशन करने में वैसे परेशानी आ रही होगी। तो आर की टर्म्स में कैसे टोटका कर रहे हो? कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तुम दोनों सालों? सच्ची बोलो। नहीं भैया, आज तो तुम्हारी गलती गई बेटा। तेरा घर का एड्रेस भेज तू, मैं सुभजीत में आ रहा। आपका कसम भैया। अरे भाई साले कमा रहा हूं मैं, मारेगा मेरे को भरी जवानी में। नहीं
चमका सबको। सौम्या तो इनकी बातों में मत आ, बिना आर के यूज करेगी तो आई थिंक कि तो आसान तरीके से कर पाएगी। ये पहले कर लिए हैं भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि इन्होंने क्वेश्चंस चैट जीपीटी में डाल के पहले सॉल्यूशन टाप लिए हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है, देख अब रियलिटी तो मैं यहाँ पे एकदम बोलूंगा तूने यही करा है तो मेरे को भी नहीं पता, बट 99% चांसेस इसके यही है, इन दोनों ने ये मचाया है पीछे से। भाई आपको कॉपी देखा था आपको? मेरे को देखा था? अरे मेरे को क्या देखा था? अच्छा कॉपी दिखाता है। तुमने उसके बाद चैट में कॉपी कर लिया होगा कॉपी में। हालांकि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो तुम बहुत बड़े वाले हो भाई, फिर तो मतलब कोई लोड नहीं। इसका बताओ, ये बताओ ये वाला कैसे होगा? हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन आर ऑब्जर्व इन द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द अबव एक्साइटेशन सिस्टम। आप थोड़ा ये देखो। हाँ समझ गया, बस अभी तुम माइक म्यूट रख। ये बताओ कैसे करूंगा बी पार्ट? इसमें एनसीआर वाला लगा देंगे। बहुत बढ़िया, सब पढ़ के भी समझ में आ रहा है एनसीआर लगाना है। दिल्ली एनसीआर नहीं है ये, परमिटेशन कॉम्बिनेशन वाला एनसीआर है ना। चलो भाई तो बस एनसीआर लगा, मेरे को आंसर बता दो। फर्स्ट से थर्ड पे पहले एक्साइट किया, फिर थर्ड से वापस 2 पे आ रहा है, तो 3 से अब कहीं पे भी आए तो 2 ही आता है हमेशा, ये 3 ही बन के आएगा। 3 आंसर आ रहा होगा इसका, सही है ना? तुमको ये चमकता है ना कि सीधा 3 कैसे लिख दिया, वो एक्चुअल में उसके नीचे वाले फैक्टोरियल तो कटते हुए चले जाते हैं, तो बस आगे के ही बचते हैं। तो हर बार एक्चुअल में देखा जाए तो NC2 है, तो इसका फॉर्मूला अगर किसी को लगता है कि इसको खोलना नहीं आता तो n-1/2 ही बनेगा हमेशा। तुम चाहो तो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, सीधा किसी के जीवन में दुखे तो, है ना? मैं बस तुमको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं, इसलिए मैंने वैसे बताया था कि 5 में से 3 को सेलेक्ट, 5 में से 2 को सेलेक्ट करने का तरीका फलाना डिगड़ा। क्लियर है क्वेश्चन? आगे बढ़ जाऊं, है ना? इतना टफ भी नहीं है क्वेश्चन, मतलब लल्लू लल्लू है, ऐसा परेशान होने वाली चीजें नहीं है यहां पे। चलो ये करके बताओ। ओहो बढ़िया लग रहा क्वेश्चन, तो बढ़िया नहीं है वैसे क्वेश्चन। नोट्स का क्वेश्चन, नोट्स का जो पढ़ाया मैंने इसे एक्चुअल में सब कुछ पढ़ाया है, कुछ भी नहीं छूटेगा, और जो छूट गया वो मैंने कवर कर लिया आते ही। एक्चुअली नेक्स्ट टाइम में मेरे को ये ध्यान रखना है कि मैं तुम्हें पहले क्वेश्चन दूं ही नहीं। अगर मैं तुमको पहले क्वेश्चन दे दूंगा तो तुम पता नहीं कहां से क्या करके ले आओगे, फिर जो मैं चाहता हूं क्वेश्चन कराने का मकसद ही खत्म हो जाता है। टिपोड़े हो तुम तो, टिपोड़े, पता नहीं कहां से टिप के आ गए। इतनी देर थोड़ी लगती है इसमें, डायरेक्ट रिलेशन सिखाया गया था क्या? टोटल एनर्जी is equals to mode of kinetic energy which is equals to potential energy बटा 2। ये सिखाया था ना, मैंने बोला था रट भी लेना इसको। और एक और चीज बोली थी मैंने उस टाइम में पढ़ाते टाइम कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Z²/n² के। फिर ये तो याद नहीं भी रखोगे तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि तुमको फॉर्मूला भी याद है इसका पूरा टोटल एनर्जी का। तो ये पता है ना तुमको, तो तुमको ये एनर्जी लिखनी है। ये क्या बोलता है? फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। यहाँ कोमा होना चाहिए था, इन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट। तो n इज इक्वल्स टू 1 और n इज इक्वल्स टू 2 के लिए बात कर रहे हो, तो n इज इक्वल्स टू 1 और n इज इक्वल्स टू 2 के लिए ये चाहिए मेरे को ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब z की वैल्यू 1 और 1 इलेक्ट्रॉन है। इफ पोटेंशियल एनर्जी इज फर्स्ट ऑर्बिट इज टेकन टू बी 0। ओके मेरे को फर्स्ट, अब देखो तुमको ये पता है ना पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया भी था। एक्चुअल में अपन मानते हैं कि कहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं तो मैं बोलूंगा कि इस फ्लोर पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो मैंने यहां लो मेरी हाइट से इस मार्कर को इतना ऊपर उठाया, तो मैंने हाइट मान लो 3 फुट 4 फुट 5 फुट मान लो कि 5 फुट की हाइट में मैं इसको लेके आया, तो ये 5 फुट तो mgh लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे लिखते ना, बचपन में सिखा था mgh। पर एक्चुअल में ये h क्या रियल है क्या? एक्चुअल में तो 8th फ्लोर पे पढ़ा रहा हूं, तो नीचे तो 7 फ्लोर और थे,
तो mgh मैंने यहां से मान ली कि भाई मैं जहां खड़ा हूं रेफरेंस ग्राउंड है, पर एक्चुअल में ग्राउंड नहीं है, मैं तो पहले से हाइट पे हूं। तो अपन पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं कि कहां पे जीरो माननी है, और अपन स्टैंडर्ड मान के चलते हैं कि इंफिनिटी पे जीरो मानते हैं। ऐसा कुछ बोला था मैंने लास्ट क्लास में, इंफिनिटी पे जीरो मानते हैं। अब ये बस थोड़ा शाना बन गया, इसने बोला कि मैं तो इंफिनिटी पे जीरो नहीं मान रहा, मैं तो फर्स्ट ऑर्बिटल स्टेज जो है इसकी, फर्स्ट ऑर्बिट जो है वहां पे जीरो मान रहा हूं। तो वहां पे जीरो मानने के पहले मेरे को वहां पे इंफिनिटी पे जीरो मान के निकालो तो सही कितनी थी, तो उसको जोड़ दूंगा पूरे सिस्टम में। मैं क्या बोल रहा हूं देखो समझो, n इज इक्वल टू 1 पर टोटल एनर्जी कितनी आएगी 13.6, सही है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लासिक। अब तो काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखूंगा मैं, सर काइनेटिक एनर्जी ये माइनस लिख दो, इसके आगे चाहो तो इसको जोड़ दो, तो इसको जोड़ोगे तो मतलब इसका मोड लगा दो तो 13.6 काइनेटिक एनर्जी आएगी। तुमको ये चमकता है कि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं अपन ऐसे हाफ m v स्क्वायर, ये कांस्टेंट क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी, और v का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव आएगी भी नहीं। चमकता है क्या तुमको? और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा माइनस लगाते हैं अपन आगे। बहुत बढ़िया। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी टोटल एनर्जी की दुगनी, तो 2 टाइम्स ऑफ 13.6 ऐसा ऐसी होगी, है ना, यहां पे माइनस लगना चाहिए बकायदा। क्लियर क्लियर? किसी को साइन में दिक्कत है क्या? माइनस कैसे चिपका है? काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, अपन टोटल एनर्जी लिख रहे थे माइनस ऑफ 13.6, तो इन दोनों को डिफरेंस लोगे तो ये आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सम वो बनना चाहिए, तो माइनस होगा तभी तो डिफरेंस आएगा। मुंडी लो, मुंडी मुंडी लो, मुंडी लो, हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। ऐसे अब इसकी बात कर, अब वो ये बोलता है कि ये जो भी चीज आ रही है ना इसको जीरो मानना है, ये जो भी चीज आ रही है जीरो मानना है। क्या पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा क्या? नहीं, क्योंकि टोटल एनर्जी तो सेम रहनी चाहिए थी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर दिया, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें भी इन दोनों में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ किस में चेंज आएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इसके लिए निकालो, पहले इसके लिए निकालो तुम टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इस केस को भी भूल जाओ, बस इनके लिए निकाल के बताओ, n की वैल्यू 2 डाल के निकाल के बताओ मेरे को जल्दी से, जल्दी बताओ। क्या रटने को बोला था, रटा हुआ नहीं है क्या तुम लोगों ने? n इज इक्वल टू 2 पे टोटल एनर्जी कितनी होती है? 6.8 से कितनी होती है? 6.8 मेरे को नहीं याद, 6.8 होती है क्या? मैंने एक क्वेश्चन लाया था ऐसा 5 पॉइंट, पता नहीं कितनी होती है, मैं भूल चुका हूं भाई, तुम बताओगे मेरे को। ठीक है मैं नोट्स देख लेता हूं, मुझे 6.8 ही है शायद, तो टोटल है यार तुम लोगों को याद नहीं है, मैंने तुमको बोला था एनर्जी याद कर लेना, अब नेक्स्ट टाइम क्लास में याद होना चाहिए। कितनी है? 3.4 समथिंग, माइनस 3.4 है। 3.4 होती है, बहुत बढ़िया। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 3.4, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? दुगना ऑफ दिस, मतलब 6.8 समथिंग, सही है ना? तो इसमें बस ये वाली जोड़नी है मेरे को, इन दोनों को जो प्लस कर दूंगा, क्यों? क्योंकि इसको जीरो बनाने के लिए पूरे सिस्टम में इस अमाउंट को जोड़ा हुआ, क्योंकि नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ना, अरे बोलो ये नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू जो भी आ रही है, मान लो इसकी वैल्यू x आ रही है, माइनस x टोटल वैल्यू है, तो इसमें मैं प्लस x करूंगा, इधर प्लस x करूंगा, तभी तो ये जीरो बनेगा। सही बात है ना, तभी तो ये जीरो बनेगा, तो ये जीरो बन जाएगा। पर एक चीज यहां पे खेला है क्या, जब मैंने इसमें x जोड़ा तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, और काइनेटिक एनर्जी क्या थी? सेम रहेगी, कोई बदलाव आएगा नहीं काइनेटिक एनर्जी में, तो दिस प्लस दिस टोटल एनर्जी होगी, ये भी चेंज हो जाएगी। अब चमका क्या सबको? लिख के बताओ, आंसर बताओ मेरे को, तीनों के आंसर बताओ मेरे को, मैं भी टीप लेता हूं और मैं यहां लिख के छुपा देता हूं क्या क्या आंसर आ रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी कहां गई?
काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हो गई कितनी भाई साहब, कितनी हो जाएगी, 23.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये 13.60 सॉरी 20 आएगा, बढ़ जाएगा। ये पूरा निकल के आएगा -27। आ रहा है क्या सबका आंसर? हाँ जी आ गया। आ गया, शाबाश। अमन, अमन फ्री हो गया क्या? अमन क्लास से ही, अमन तो क्लास से भाग गया। एसओबी का हो गया। ये वाला करो। बहुत बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन, तो करो इसको। मुझे क्या बोल रहा है? नहीं,
सर उसने माइक हाँ तो माइक ऑफ रखा करो ना भाई, मैंने कितनी बार बोला है क्लास में। भाई यार मेरा माइक तो अभी है। नहीं, उस समय ऑन था तो स्क्रीन बीच में आ रहा था इसलिए बोल रहा था। ठीक है, वैसे तुम्हारे पास ऑप्शन होता है पिन करने का, स्क्रीन पिन कर लिया करो। भाई मेरा 31.6 आ रहा है। पता नहीं है, देखते हैं। देखो, अ लिथियम एटम हैज 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर लिथियम एटम की बात करूं तो इसके पास कितने होते हैं? 3 तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, Z एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 3 होता है। क्लियर है सबको? ये पता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने, है ना। अज्यूम दैट द फॉलोइंग सिंपल पिक्चर ऑफ द एटम, 2 इलेक्ट्रॉन मूव क्लोज टू द न्यूक्लियस मेकिंग अप अ स्फेरिकल क्लाउड, ठीक है, अराउंड इट, बहुत बढ़िया। एंड द थर्ड मूव आउटसाइड द क्लाउड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। Bohr's model can be used for the motion of the third electron, but n is equals to 1 states are not available. तो n is equals to 2 की बात चलेगी। To it, calculate the ionization energy of lithium in ground state using above picture। बहुत बढ़िया। देखो, इसके लिए अब ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी? जब n is equals to 1 अवेलेबल नहीं है तो n is equals to 2 को ग्राउंड स्टेट मानूंगा, है ना। क्यों? क्योंकि n इज इक्वल्स टू 2 पर ही रह सकता है वो, और n इज इक्वल्स टू 2 पे जितनी एनर्जी होगी अगर मैं उतनी दे दूं, उस लेवल की बात कर रहा हूं, डिफरेंस की नहीं कर रहा, उतनी एनर्जी दे दूं तो आयनाइज हो जाएगा, निकल जाएगा वो एटम से बाहर। सही है। अब यहां पे एक और गेम बदलेगा क्या, कि तुम z की वैल्यू अगर तुमने 3 डाल दी तो तुम्हारा -1 हो जाएगा मार्क्स। किसी को समझ में आ रहा है क्यों? यहां पे एक्चुअल में मेरे को z की वैल्यू 1 लिखनी पड़ेगी। कौन कौन इसमें कंफ्यूज है? ये सही है और ये गलत है, बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअल में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज माई z। अरे मुंडी लो, गलत तो बोल रहा हूं तो ये बताओ, है ना। तो मेरे को z नंबर, अब एक जगह बोलता है कि 2 इलेक्ट्रॉन घुस गए उसमें, तो एक्चुअल में +3 चार्ज था पहले, ऐसे समझो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब क्या है? कितने पॉजिटिव चार्ज है अंदर, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो उसमें घुस गए, 2 निपट गया, 1 बचा है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना बचा? 1, क्योंकि बाकी 2 तो रिएक्शन करके होंगे ना आपस में, माइनस प्लस टकरा के कुछ क्वार्ट्स वगैरह कुछ ना कुछ तो अलग कांड हो गया होगा वहां पे। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना बचा? 1, ऐसे समझना है। तो यहां पे z की वैल्यू क्या लिखूंगा? 1। चमका गया तुमको? ये हर तरह की वैरायटी के क्वेश्चन है, तुमने सारे क्वेश्चन आते हैं, तुम कोई सी भी जेईई एडवांस के पीआईक्यूज लगाओ, किसी के भी पीआईक्यूज लगाओ, किसी की शीट लगाओ, सब बन जाएंगे, पर ये सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से आने चाहिए। कुछ कुछ चीजें रटने वाली और रटनी पड़ेंगी, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं कहता 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इज माई आंसर। आगे चाहो तो माइनस लगा देना, ये आंसर है। -3.4। हाँ, ये जो भी निकल के आएगा -3.4 ईवी, बहुत बढ़िया। मैंने 9 भी मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ तो ये मैं बंगाली में थोड़ी बोल रहा था, हिंदी में बोल रहा था, इसलिए तो बोल रहा था, समझे क्या? 3 लिखने के चांसेस बहुत हाई थे। बच्चा यहाँ पे गलती करता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि पहले तो मैं भी 3 ही लिखने वाला था, पर जैसे उसने बोला कि वो कांड हो गया तो फिर मेरे साथ दिमाग में भी कांड हो गया था फिर। क्लियर है? क्लियर, सॉर्टेड, आगे बढ़े। चलो क्लास एंड हो जाए तो वापस रिज्वाइन कर लेना, आज खत्म करेंगे पूरे 25 क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन जल्दी, समय कम है तुम्हारे पास, जल्दी कीजिएगा।
हुआ किसी से? भाई ए का आंसर है 1.2 वोल्ट क्या? आंसर तो बेटा देखना पड़ेगा यार, मेरे को भी वन का 15.6 होगा, वन का 15.6 होगा। 15.6 देखते करते, देखो ये क्या बोलता है, द एनर्जी लेवल ऑफ हाइपोथेटिकल वन इलेक्ट्रॉन एटम, और थोड़ा थोड़ा हाइड्रोजन जैसा ही है, आर शोर इन फिगर, इन द फिगर। ये एनर्जी लेवल्स उसके, कोई लोड नहीं है। फाइंड द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दिस एटम। अब पोटेंशियल की बात कर रहा था, मेरे को पहले आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी पड़ेगी। उसकी ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है वही उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो -15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है। मेरे को चाहिए पोटेंशियल, तो बस ई हटा दो, तो कितना आएगा आंसर? आंसर आएगा -15.6 वोल्ट इज माय आंसर। क्लियर है? क्लियर सबको? बढ़िया। सेकेंड वाले पार्ट की बात करते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट वेव लेंथ ऑफ द सीरीज टर्मिनेटिंग एट n इज इक्वल्स टू 2। बताओ कैसे करेंगे? n इज इक्वल्स टू 2 से टर्मिनेट कर रहे हैं। हाँ बोलो बोलो, कोई तो बोला था कुछ। वो मैंने hc/डेल्टा E कर दिया, एनर्जी डिफरेंस। हाँ, पर इसमें जो डेल्टा ई करोगे, वो डेल्टा ई कैसे करोगे? सेकंड में आएगा तो उसको माइनस का 5.3 शायद होगा। बढ़िया, 5.3 आ जाएगा शायद सही बोल रहा है, बहुत बढ़िया। करा, मेरे से सोल्व करवा, कैसे करूं बता। बोल अमन, हाँ बता। मैंने लैम्डा इक्वल E इक्वल्स टू hc/लैम्डा होता है, E इज इक्वल्स टू hc/लैम्डा होता है, और लैम्डा को मैंने वहां पे प्लेस कर दिया तो hc/E आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी डाली? वो तो निकालना है भाई। लैम्डा तो hc/E, E की वैल्यू कितनी डाली, मतलब ये पूछना चाह रहा था। अरे अभी तो तूने सोल्व किया। नहीं, मैंने तो बस ऐसे आंसर नहीं निकाला, मैंने बस सोचा था। E की वैल्यू बताओ, E की वैल्यू क्या लिखोगे? मेरे को यही जानना है। बोलो अंजलि, आंसर दो बेटा, आंसर दो बच्ची। 5.3 रखेंगे भैया। कैसे निकाला 5.3? इंफिनिटी से आएगा तो बढ़िया। मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं है, इसकी बात समझ में आ रही होगी। इंफिनिटी दिया हुआ है और n2 दिया हुआ है इसमें, तो शाबाश शाबाश। तो 2 से इंफिनिटी के बीच में लेम्डा मिनिमम आएगा, सॉरी मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम आएगा मिनिमम आएगा? ये इंफिनिटी क्यों डाला? क्योंकि तुमको इसका मतलब समझ में आता है ना, क्योंकि वेवलेंथ इसमें मिनिमम पूछी है तो एनर्जी मैक्सिमम पूछी है, एनर्जी मैक्सिमम मतलब उसके बैठ है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर पा रहे हो भाई तुम लोग, शाबाश, तुम कर पा रहे हो। सी वाला बताओ, सी वाला। इसमें एनर्जी जो जिसमें n3 है उसमें माइनस हो जाएगी एनर्जी जिसमें n1 है। मतलब अच्छा एनर्जी डिफरेंस की बात कर रही है ना तू? एनर्जी डिफरेंस निकालने को बोल रही है, यहां से यहां तक का। -3.08 प्लस। शानदार। बस सीख, अब कॉन्फिडेंस आ रहा होगा तुम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा कि लल्लू चीजें देखा जाए तो मोड़े। बस टर्मिनोलॉजी बहुत सारी है, याद बहुत सारी चीजें रखनी पड़ती है, और बहुत अजीब अजीब से नाम है इसमें। जो मेरे को प्रॉब्लम थी वो यही थी इस चैप्टर से, कि बहुत अजीब अजीब से नाम है, केमिस्ट्री सी फील देती है, तो वैसे पढ़ने की इच्छा खत्म हो जाती है। चलो सी वाला कर लिया। डी बताओ, फाइंड वेव नंबर। ओ वेव नंबर जानते हो क्या तुम?
फिर अमन के मूड स्विंग चालू हो गए। ये डी वाला चमक रहा है, सोम में तेरे को कैसे करना है? वेव नंबर समझते हो तुम लोग? मेरे को नहीं पता, यही परेशान कर रहा होगा तो और तो कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। जो वेव नंबर होता है इसको क्या बोलते, क्या होता है एक्चुअल में? ये 1/λ, इसी को वेव नंबर बोलते हैं अपन। क्लियर है? जिसको नहीं पता उसको आज से पता चल जाएगा। क्या 1/λ इज व्हाट? इज माय वेव नंबर। वेव नंबर, ये वेव नंबर। अंजलि सरक लेना आज वापिस। अंजलि तो अंजलि है भाई, कोई मतलब नहीं इसको दुनियादारी से। ऑफ अ फोटोन इमिटेड फ्रॉम द ये फलाना डिंगड़ा टू 1, मतलब 3 से 1 में जब वो कूद रहा है, 30 से 1 में जब जा रहा है तो फोटोन निकलेगा, लॉजिकली निकलेगा, है ना? लाइट इमिट करेगा वो। तो उसका वेव नंबर पूछ रहा है, उसकी लेमडा पूछ रहा है कुल मिला के। नाम इसने अलग बदल दिया, ये होमवर्क है, कर लेना घर पे जाके। लेमडा तो निकालना है, चलो निकाल के बताओ, हटाओ, करा ही देते हैं। 40 मिनट है अभी तो, 20 हो गया, 5 क्वेश्चन और करने हैं। कौन से 11 बजे से चालू किया था? हाँ ठीक है, हो जाएगा शायद, मोस्ट प्रॉब्ली। फटाक से बताओ इसका लेमडा। 3 से 1 पे कूद रहा है जनता, 3 से 1 पे कूद रहा है, इसका लेमडा निकालना है। बस सीधा यहां से एनर्जी डिफरेंस निकालो और उसको hc/λ के बराबर कर दो, या 1240/λ इन नैनोमीटर के बराबर कर दो, और तुम्हारा आंसर तुम्हारी नजरों के सामने आ जाएगा। कोई कर पा रहा क्या इसको? कौन बच्चा है ये? 2269 किसके है पीछे तुम में से? लेक्चर भी एनर्जी डिफरेंस 1.52 है। हाँ, एनर्जी डिफरेंस तो दिख ही जाएगा है। ये नहीं होगा कि एनर्जी डिफरेंस इन दोनों को माइनस करूंगा तो। बोलो बोलो। और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा? आंसर आएगा इसका भाई। आंसर पे कुछ बुचुड़ कर रखा है तो समझ में नहीं आ रहा, माफ करना मेरे को। अरे बुझे तुमको? अमन तो कुछ अलग ही कान मचा रहा था। मैं इसको सिंपली माइनस भी तो कर सकता हूं ना यार, एनर्जी लेवल तो दे रखे ना मेरे को एटम के। तो तुम फॉर्मूला लगा के क्यों एनर्जी निकालोगे? इसको माइनस कर दो। सब मैंने किया भी था अभी एक क्वेश्चन में, वो माइनस कर दो, एनर्जी डिफरेंस आ गया। एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट? 1240/λ। 1240 से डिवाइड करना है कुल मिला के उसको, तो लेमडा इन नैनोमीटर आ जाएगा, वेव नंबर इन नैनोमीटर आ जाएगा। तुमको निकालना है मीटर में तो 10⁹ से इंटू कर लेना। चमके गया? चमक गया? किसी को दुखड़ा है इसमें? बढ़िया। ई वाला बताओ, ई वाला प्रश्न, ये वाला बताओ। ई वाला फटाफट क्या आएगा? ई वाला What is the minimum energy that an electron will have after interacting with this atom in the ground state if the initial kinetic energy of the electron is 6 वोल्ट और 11 वोल्ट? यार देखो मेरी बात समझो, जब अपन ये ऑर्बिट पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या बोला? फिक्स एनर्जी चाहिए तो ही वो क्या करेगा? एक्साइट करेगा। सही है? इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जाएगा। पर ये इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा है, एटम की बात कर रहा है। मतलब एटम है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एटम को एक्साइट कर रहा है, ठीक है? और उसको एनर्जी चाहिए कितनी? ये एटम का ही मॉडल था पूरा, उसको चाहिए एक्साइट होने के लिए इतनी। सही जा रहा हूं ना मैं? सही समझ रहा हूं चीजों को? व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी दैट द इलेक्ट्रॉन विल हैव आफ्टर इंटरेक्टिंग विद दिस एटम इन द ग्राउंड स्टेट? ये इतनी एनर्जी चाहिए मिनिमम। मिनिमम एनर्जी इतनी चाहिए। इतनी एनर्जी दे दूंगा तो कूद के यहां चला जाएगा। सही है? इतनी एनर्जी दे दूंगा मिनिमम तो कूद के यहां चला जाएगा।
तो जब उसकी 6 है तो इससे कम है, नहीं होगा। 11 है तो कुछ बच्चा बोल सकता है नहीं होगा, कुछ बच्चा बोलेगा होगा। बताओ कौन बोलता है नहीं होगा और कौन बोलता है होगा? है नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों? काहे? मतलब एनर्जी चाहिए होती है। एग्जैक्ट एनर्जी चाहिए होती है एक्साइट करने के लिए। ये है क्या तुम्हारा उत्तर? हाँ बढ़िया, सही बात है। एग्जैक्ट एनर्जी नहीं है ना यार ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेरे को चाहिए थी कितनी? 10.3। ऐसे क्वांटाइज्ड एनर्जी चाहिए होती है। चमका सबको? इसका आंसर कहीं जगह तुमको मिल जाएगा कि इसमें हो जाता है, पर जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है। क्लियर है बात? क्लियर है? बढ़िया। ये वाला करके बताओ। भैया पर उसमें मिनिमम एनर्जी पूछी है जो इलेक्ट्रॉन की होगी इंटरैक्ट करने के लिए। इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी होगी मतलब समझा नहीं मैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, क्या बोलते हैं? द फाइंड द मिनिमम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल हैव इंटरैक्ट विद दिस एटम इन द ग्राउंड स्टेट इफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। अरे ये इतनी एनर्जी है, ये इतनी एनर्जी उसके बाद पहले इनिशियली है, तो एक्चुअल में उसके बाद इतनी एनर्जी होनी चाहिए तब जाके वो एक्साइट कर पाएगा ना उसको। ये बोल रहा हूं मैं। तू कहां कंफ्यूज है? नहीं समझ रहे उसमें से। है ना? तो एनर्जी, ये तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल जो एनर्जी, तो एनर्जी होती है ना? तो ये इतनी एनर्जी है, अब इससे इसके बराबर होनी चाहिए थी, इससे ज्यादा या कम में वो एक्साइट नहीं होता है ना? ये वाला बहुत थकान हो रही है यार, पता नहीं कैसे। ये वाला सवाल मैंने एचसीवी में देखा है। एससी वर्मा में? हाँ हर जगह मुंह मारा हुआ है भाई मैंने। करो, सोल्व करो इसका। A small particle of mass छोटा है move in such a way that the potential energy U is equals to AR दे रखा है, where A is a constant and R is a distance of the particle from the origin। बहुत बढ़िया। Assume Bohr's model of quantization of angular momentum and circular orbit। मतलब अब ये चलता है, मतलब ये लागू करता है यहाँ पे। Find the radius of nth orbit। कैसे करेंगे बताओ? एक चीज यहां पे जो तुम्हारे सिलेबस में शायद तुमने अभी तक नहीं पढ़ी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम एक चीज पढ़ोगे क्या कि du बाई dr इज माई वॉट फोर्स। ये मेरा फोर्स होता है, ये तुम्हें गिवन है। वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़े। बढ़ेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। du बाई dr इज व्हाट? फोर्स। तो बस फोर्स निकाल लोगे तो काम खत्म हो जाएगा भाई साहब। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो सर 2ar इज माई फोर्स। अब ये कौन सा फोर्स है, क्या करोगे, कैसे करोगे, ये तुम्हें करना है। मैंने हिंट दिया है, ये हिंट करके बताओ इसको। करके बताओ। बोर्ड्स की 2 इक्वेशन लिखो, फिर उनसे कुछ कुछ करके सोल्व करने की कोशिश करो। वो mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। बहुत बढ़िया, करो, सोल्व करो, आंसर बताओ। ये फोर्स कौन सा फोर्स है? ये सेंट्रिपिटल फोर्स है, तो किसके बराबर होगा? mv स्क्वायर बाय आर के। किसके बराबर होगा ये? mv स्क्वायर बाय आर के। इसको मैं बोलूंगा 2ar इज इक्वल टू वॉट? mv स्क्वायर बाई आर। और सिमिलरली मैं बोलूंगा क्या कि mr v विच इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई लीनियर मोमेंटम। हाँ, nh बाई 2 पाई। ये 2 इक्वेशन सिखाई थी, पहली और दूसरी। बोर्स ने 2 इक्वेशन बताई थी ना। यहां पे ये वाला फोर्स है, वहां पे KQ1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है। सही है। एक चीज और बताऊं क्या, थोड़ी टफ लेवल की। एक्चुअल में जब अपन लिखते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, और वो बराबर होती है किसके? हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के। ये सीखा था ना अपन ने। ये एक्चुअल में सिर्फ कब होती है? जब एक्चुअल में जो नीचे R स्क्वायर आ रहा होता है ना एनर्जी लिखते टाइम, जब एनर्जी लिखते हैं तो KQ1 Q2 अपन R स्क्वायर आता है ना। ऐसे क्वेश्चन आएगा अभी, उसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड के में फोर्स लिखते हैं Q क्रॉस V, B इंटू Q क्रॉस V। ये V क्रॉस Q, Q क्रॉस V होता है, Q V क्रॉस B।
V क्रॉस B होता है, Q इंटू V क्रॉस B। ये क्या होता है? फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, सही है। अब इसमें क्या है, स्क्वायर नहीं आ रहा होता, तो इसमें उसकी आधी नहीं होती काइनेटिक एनर्जी, इसमें थोड़ा अलग गेम चलता है, वो कराऊंगा, क्वेश्चन आगे है, वो बस यही कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए लाया हूँ क्वेश्चन। बाकी अभी तो ये करके होता है, 2 इक्वेशन है और तुम और भी नहीं निकाल सकते क्या यार? तुम निकाल लोगे, क्या बात है, जल्दी से बताओ करके। पहला r रूट अंडर m अपॉन 2a into b आ रहा है, वेलोसिटी को भी खोलना है क्या? नहीं, सिर्फ आर निकालो ना। आर क्या पूछा है इसने? रेडियस पूछा है ना, बस रेडियस निकालो, आर निकालो। देखो जी, देखो कैसे करेंगे। मेरे को आर निकालना है तो एम वी निकाल के बताओ रे, मैं तो नहीं निकाल रहा। मैं निकालू क्या? मेरे को आर की वैल्यू निकालनी तो वी की वैल्यू हटानी पड़ेगी। तुम करोगे यार, मैं नहीं करूंगा इसको। बताओ फटाफट इसका आंसर। वैल्यूज डालो, फिर इसको सोल्व करो, मेरे बस की बात नहीं है। कृपेश मेरे दोस्त, इसका जवाब दे दे यार। और तेरा कैमरा काहे बंद है? तू भयंकर बोर हो रहा होगा क्योंकि तू एकदम ऐसे लेक्चर में आ गया जिस लेक्चर में तुम्हारी परीक्षा चल रही, देखा जाए तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा हूं मैं इनडायरेक्टली। वी को रिप्लेस करना है कुल मिला के, तो ये वी है ना, ये एम आर नीचे ले जाओ और यहां वी में डाल दो, आर स्क्वायर बन जाएगा, एक आर कट जाएगा। ऐसे आ गया ना? बता नहीं सकते काहे? अश्लील आंसर आया है क्या? बहुत ही गंदा आया है। मैं आंसर लिख देता हूं सीधा ताकि तुम चेक कर लेना, है ना? ठीक है भाई लोग? बहुत गंदा है भाई, ये तो मेंस में नहीं आएगा। हाँ भाई, आंसर तो गंदा, ये सही बोल रहा है। एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8am पाई का स्क्वायर की होल पावर 1/4। क्या हुआ? मैं आंसर लिखता हूं। देखो आंसर क्या आ रहा है, प्योर गणित है, इसको निकालने में तुमसे नहीं निकलेगा तो मैं निकाल दूंगा, मेरे को लोड नहीं है उसमें, बोल देना बस। नहीं निकल। दिस इज द आंसर, दिस इज द एंड। वो एक मीम आता ना वैसा कुछ आ गया। अरे वाह मेरी बहना, क्या बात है, क्या बात है। मैं तो बस सौम्या को पढ़ाने आता हूँ, तुम लोगों से मेरे को मतलब है नहीं, बाकी से तुम जाओ भाड़ में, मैं तो आगे बढ़ूंगा। अल्लाह, कोई है क्या? एडवांस का बोला मैंने, ये एडवांस का प्रॉब्लम नहीं, एससी वर्मा का प्रॉब्लम है शायद। एडवांस लेवल का। अबे एडवांस, इसको एडवांस लेवल बोलते हैं क्या? अब अगर तुम इसको एडवांस लेवल बोलते हो तो तुम्हारा एडवांस लेवल हिला हुआ है पहली बात तो। ये एक फॉर्मूला लिखा है और ये साथ में यही तो क्या है, अपन ने इसको एडवांस लेवल तो मैं कतई नहीं बोलूंगा भाई। मेंस क्लास होगा। मेंस प्लस भी नहीं है ये बोर्ड लेवल है भाई। चलो बोर्ड लेवल तो नहीं बोलते पर मेंस लेवल नहीं बोलेंगे इसको यार, तुम समझो ना। करा क्या अपन ने, ये du/dr इज फोर्स, बस ये था गेम इसमें। ये जिसको पता 99% जनता को ये पता होगा ही होगा, जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं भी तो पर ये पता है, ये लिखा, ये लिखने के बाद ये 2 इक्वेशन, अब इन दोनों से आर निकालने में तुम नहीं कर पा रहे तो फिर तो घर जाओ। गणित तो गणित है, गणित थोड़ी पढ़ाएगा मैंने बेसिक मैथ में गणित पढ़ाई है, ऐसा मत सोच लेना मैं गणित नहीं आती, मेरे को बहुत खतरनाक गणित आती है ऐसा मेरा को तो लगता है। रियलिटी तो पता नहीं अब क्या होगी, सदियां बीत गई गणित यूज करें। चलो जी करो इसको, या मैं कर ही देता हूं, टाइम थोड़ा कम बचा। कितना टाइम बचा है अपने पास 6 बजने में? शायद 25 मिनट या 23 मिनट। ओके भाई, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है और अब मेरे को 25 क्वेश्चन खत्म करने हैं, तो बस अभी इधर ध्यान दो सबके सब। देखो, an imaginary particle has a charge equal to that of the electron and mass of s की टांग 100 times of the mass of electron। बहुत बढ़िया बात है। if ये दे रखा है, it moves in a circular orbit around a nucleus
ऑफ चार्ज प्लस 4e, बहुत बढ़िया, कोई लोड नहीं है। टेक द मास ऑफ द न्यूक्लियस टू बी इनफाइनाइट। देखो यहां से एक मस्त चीज बताऊं तुमको, एक्चुअली जब अपन ऐसे बोलते हैं ना कि कोई जैसे सन और अर्थ है, ये अपना सन और ये अपना अर्थ, तुमको पता है ना अर्थ सन के सामने बहुत चिनूना सा है ना, छोटा सा है सन। तो एक्चुअल में जब मैं इनको ऐसे घूमने को बोल रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सन को ऐसे हथौड़े से ठोका हुआ है कि सन हिल नहीं सकता, ऐसा नहीं है ना कहीं भी, और ऐसा भी नहीं कि अर्थ को ऐसे ठोका हुआ है। तो एक्चुअल में अपन ऐसे बोलते हैं कि सन के अराउंड अर्थ घूमता है, ऐसे बोलते हैं। अब तुम थोड़े से शाणे होंगे तो तुम ऐसे बोलोगे नहीं सर अर्थ के अराउंड सन भी घूम सकता है, बिकॉज मोशन एंड रेस्ट ऑब्जर्वर बताता है क्या नहीं है। तो जब ऑब्जर्वर सन पे बैठा है तो बोलेगा पृथ्वी उसका चक्कर काट रही है, और जब ऑब्जर्वर सन पे बैठा है तो अर्थ उसका चक्कर काट रही है। ऐसे पर मैं इतनी घटिया बात नहीं सिखाऊंगा यहाँ पे, मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में ये दोनों एक दूसरे के चक्कर नहीं लगाते। एक्चुअल में ये एक सेंटर ऑफ मास होता है इन दोनों के बीच में, उस सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगाते हैं। सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते उस चैप्टर में बताऊंगा। तो सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगाते हैं, जब मैं इसको जब फेंकूंगा ना तो घूम रहा है गोल गोल, ये से तो गोल गोल किसके अबाउट घूमता है, सेंटर ऑफ मास के। चमका क्या तुमको? सेंटर ऑफ मास करके एक पॉइंट होता है जहां पे अपन पूरे बॉडी का मास कंसोलिडेट मानते हैं, ऐसे समझो अभी के लिए। तो एक्चुअल में सन अर्थ से बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा, भैंस की टांग कतई जहर, भयंकर बड़ा होता है। तो अब जब ये बहुत बड़ा होता है तो सेंटर मास ऑलमोस्ट इसके अंदर ही लाई करता है, सेंटर मास के सन के कोर पे। इसलिए अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है, ये बोलना थोड़ा लॉजिकल है, बट रियलिटी में वो सेंटर मास के अबाउट ही घूमते हैं। दोनों किसके अबाउट घूमते हैं? सेंटर ऑफ मास। उन दोनों के सिस्टम को मिला के जो सेंटर ऑफ मास बनेगा उसके अबाउट घूमते हैं। इसलिए यहां पे बोल रहा है कि जो न्यूक्लियस का मास है वो इन्फिनिटी है, अर्थात न्यूक्लियस एक तरह से रेस्ट में माना जा सकता है और न्यूक्लियस के अबाउट वो घूम रहा है। अपन एटम में भी जो भी खेला अभी तक, अपन क्या बोलते थे कि न्यूक्लियस रुका हुआ है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो सेम कहानी सन और अर्थ की। समझे क्या तुम? ये तुम्हारे इतनी काम की है नहीं, बस मेरे को चुलती तो मैंने बता दी। ठीक, चलो करो इस क्वेश्चन को, मैं तो नहीं करूं, इतना बड़ा हिंट दिया है, करो। हिंट तो था नहीं, तो नॉलेज थी बस। चलो बस टाइम कम है, हर क्वेश्चन को 5 मिनट में करना है अपन को, बस ये टास्क है अपना। बताओ कैसे करेंगे, मैं भी करता हूं। देखो मैं ही करता हूं। देखो ये बोलता है कि एक इमेजिनरी पार्टिकल है, मैंने मान लिया होगा कोई पार्टिकल, उसका जो चार्ज है वो किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के बराबर। कुल मिला के समझ लो इस पे जो चार्ज है कितना है? इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और उसका जो मास है वो 100 गुना है किसके? इलेक्ट्रॉन का। तो मैं बोलता हूं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन Ce बोल देता हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me बोल देता हूं, ताकि चीजें समझ पाऊं मैं। अब जो इमेजिनरी पार्टिकल है इसका चार्ज तो कितना है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और मास कितना है? 100 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चमका क्या तुमको ये इतना लल्लू सी चीज? और टाइम्स ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ न्यूक्लियस ऑफ चार्ज प्लस क्यू। और जो इमेजिनरी पार्टिकल है क्या कर रहा है? घूमी घूमी कर रहा है किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। ये मानते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जिसका चार्ज कितना है, मतलब जेड बोलूंगा मैं 4, कुल मिला के ये ऐसे जताना चाहता है मेरे को। जेड क्या बोलूंगा मैं? 4। टेक द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज इंफिनिटी, मतलब ऑब्वियसली बात है रेस्ट पर इसका चक्कर काट रहा है, इतना सा बोलना चाहता है बस। ये इस क्वेश्चन में बस वो चाहता नहीं था कि कुछ भी ग्रामेटिकल एरर, फिजिकल एरर हो जाए। अज्यूमिंग दैट द बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल टू द सिस्टम, मतलब वो दोनों इक्वेशन यहां पे लग जाएगी जो भी उसने सिखाई थी, दो इक्वेशन, mv²/r इज इक्वल टू व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरी क्या थी? mvr मतलब एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू nh/2π। वो दोनों इक्वेशन यहां पे वैलिड है। इसका मतलब ये है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। जब भी ये रेडियस पूछता है तो अपन को पता है दोनों इक्वेशन का यूज होने वाला है, अदरवाइज कैसे करेंगे? दो इक्वेशन तो चाहिएगी। तो दोनों इक्वेशन लिखो। कैसे लिखूंगा? एक तो सर एक अंदर की तरफ फोर्स लग रहा हो K Q1, अंदर जो न्यूक्लियस में चार्ज हो +4e है, तो मैं +4 लिख दूं Q1 को, तो +4e इंटू Q2 विच इज इक्वल टू E अपॉन R स्क्वायर। ये किसकी R है? जो रेडियस मेरे से जानी जा रही, पूछी जा रही है, उस वाली आ रही है, यही मेरे को निकाल ली कुल मिला के। और ये किसके बराबर होनी चाहिए? ये सर mv²/r के बराबर होनी चाहिए। सही बात है, मुंडी लाओ भाई लोग, है ना? ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई मेरी।
ऐसे एक और इक्वेशन लिखना सिखाया था इसने कि एम वी आर विच इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, खत्म कहानी। इतना सा क्वेश्चन था ये। यहां से आर की वैल्यू निकालनी है, बहुत सारी तुमने निकाली है। इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इक्वेशन नंबर 2 ये रही। nth ऑर्बिट की रेडियस निकालनी, यहां इन दोनों इक्वेशन का यूज करके निकालो और मेरे को बताओ क्या आ रही है। अनम्यूट करके बोल, माइक अनम्यूट करके बोल। फर्स्ट इक्वेशन से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के इसमें पटक देंगे क्या? हाँ, किसी से भी वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो, किसी भी ऊपर नीचे। इसको क्या लोड है, डाल सकते हो ना, कोई लोड नहीं। करो इसको करके मेरे को बताओ फटाफट। आ गया भैया। क्या है बताओ। m square h square upon में 4 pi square m k nothing है। आंसर बता दो। तुमको ये पता है ना एम कौन सा लिखा हुआ है यहाँ पे? मेरे को एक चीज ये बताओ तो, जो मैंने यहाँ एम लिखा हुआ है, एम कौन सा है? मास ऑफ पार्टिकल। बहुत बढ़िया, मास ऑफ पार्टिकल। चमका तुमको सबको? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होनी थी बस। अभी बोलते थे लास्ट बी पार्ट, मैं मानता हूँ ए पार्ट हो गया सबसे। मैं आंसर लिख देता हूँ इसका, वरना हो सकता है कुछ गड़बड़ कर दो तुम लोग। इसका जो आंसर है वो भयंकर वाला है, वो है आर, अलग कलर से लिखते हैं। आर इज इक्वल, अरे आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इसमें के की वैल्यू डाली हुई है मैंने, है ना? के की वैल्यू डालने के बाद है ये। मैं के की वैल्यू बता दूंगा अभी क्या होती है। जेड पाई मास इंटू ई का स्क्वायर, है ना? जेड की वैल्यू 4 है, तो तुम डाल ही लोगे। और दूसरा ये जो के होता है ना, के, देखो जिसको के नहीं पता, ये के है, ये क्या होता है एक्चुअल में? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। ये याद करनी पड़ेगी आगे जाके भविष्य में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ोगे। मेरा पूरा सही है, मेरा पूरा सही है। सही है ना? शाबाश। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू होती है, तो डाल दी तो कोई लोड नहीं है। बाकी आगे जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे। कौन कौन ऐसा बच्चा है जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया है पहले? किसी ने भी नहीं पढ़ा तुम में से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? बहुत छोटे हो गया तुम लोग तो। तुम मॉडर्न फिजिक्स पहली बार पढ़ रहे हो फिर जीवन में? भयंकर टफ लग रही होगी। नहीं, टफ नहीं लग रही? लेक्चर 3 तक तो क्या ही टफ लगी होगी करपेश, उसके बाद लगेगी। एक्चुअल में इसमें ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ना, तो हो जाएगा मॉडर्न फिजिक्स में। और थोड़ा सा भी डाउट है तो खत्म कहानी। फिर वो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है इस चैप्टर में। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी याद रखनी पड़ती है, बाकी आसान है। चलिए मेरे हिसाब से सेकंड वाले की बात करते हैं, बी पार्ट की। बी में क्या बोलता है? फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन द पार्टिकल जंप्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू द सेकंड। भाई ये मैं नहीं कराऊंगा, ये होमवर्क है। ऐसे कितने क्वेश्चन कर लिए अब तो मेरे माथा दुखने लग गया। फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में कूदेगा, एन की वैल्यू 4 है, एन की वैल्यू 2 है। मेरे हिसाब से तुम एनर्जी निकाल लोगे और उससे लेमडा भी निकाल लोगे। सही है ना? वो नहीं करेंगे अपन बार बार, अब बहुत ज्यादा कर लिया वो क्वेश्चन यार, है ना? ये वाला होमवर्क है, सेम वैसा ही है, जस्ट पहले वाले जैसा है। डाउट होगा तो कल मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा, है ना? कुछ ऐसा तो नहीं है जो भयंकर बता दिया हो इसमें। डिट्टो वही है, देखो मास वो 108 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना? ये होमवर्क है, डिट्टो वैसा है, करना जरूर है पर इसको भूलना नहीं है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन,
करो इसको, देख क्या रहे हो। A gas of hydrogen-like atom can absorb radiation of 68 electron volt. Consequently, the atom emits radiation of only 3 different wavelength. 3 different wavelength ये भेज रहा है, मतलब NC2 की वैल्यू 3 है। All the wavelength are equal और स्मॉल देन दैट ऑफ द ऑब्जर्व्ड फोटोन। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इधर ध्यान दो सब, कोई नहीं करेगा, इधर ध्यान दो, नहीं हो पाएगा तुमसे। ये मैं ऐसे बोल रहा हूं, मेरे को पता है तुम अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हो, आजकल तुम्हारा लेवल बढ़ चुका है। अपन को पहला पॉइंट ये समझ में आया कि NC2 की वैल्यू 3 है, ये मेरे को क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया। दूसरा एक मस्त सी चीज बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द वेवलेंथ, ऑल वेवलेंथ आर इक्वल। अब वेवलेंथ की जगह एनर्जी अज्यूम करो कि जो एनर्जीज है वो बराबर हो या मैक्सिमम हो देन दैट ऑफ द ऑब्जर्व्ड फोटोन। जो फोटोन उसने ऑब्जर्व किया उससे एमिटेड की जो एनर्जी वो ज्यादा है या बराबर है। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा कब हो सकता है? देखो, जो भी लाइन रही हो, जो भी लाइन रही हो, मान लो इस लाइन पे था, इस लाइन पे था, एक्साइटेड हुआ, यहां चला गया। अब जब एमिट करेगा तो इससे ज्यादा कब हो सकती है? जब वो यहां से नीचे कूदा हो। नहीं समझे तो? ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ऑल द वेवलेंथ आर इक्वल। तो वेवलेंथ की जगह एनर्जी की बात करो तो एनर्जी क्या हो, या तो इक्वल हो या फिर स्मॉल हो। स्मॉल एनर्जी कम हो, कम एनर्जी कम होने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? उनका गैप कम होना चाहिए, कुल मिला गैप कम होना चाहिए। ये बोलना चाहता है गैप कम होना चाहिए, बस बढ़िया, इतना समझ में आना चाहिए कि एनर्जी कम करनी है, गैप कम करना है। अरे ये तो सिखाइए, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी का फंडा क्या था? यही था। मिनिमम एनर्जी क्या? n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 पे कुदा दो, अभी तक जो पढ़ा। और मैक्सिमम एनर्जी का मतलब क्या है? n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू इंफिनिटी तक कुदा दो। मैक्सिमम एनर्जी से निकलती थी। तो ये बोलता है कि जो उसने एनर्जी ऑब्जर्व करी है, जो एनर्जी उसने ली है, उससे ज्यादा या उससे बराबर एनर्जी इमिट कर रहा है वो, है ना? तो ऑब्वियसली बात है, या तो जिससे एक्साइट हुआ उत्ते पे वापस कूद गया या उससे नीचे कूदा होगा, तभी तो उससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन निकालेगा वो। जैसे जैसे गैप बढ़ता है तो एनर्जी गैप बढ़ती है ना यार। देखो बढ़िया, अभी और समझ में आएगा, क्वेश्चन करूंगा तो सॉल्व करते हैं इसको। पहला, डिटरमाइन द इनिशियल स्टेट ऑफ द गैस एटम। बहुत बढ़िया, देखो NC2 विच इज इक्वल टू वॉट? 3 के बराबर था, तो मैं बोलूंगा n-1 अपॉन 2 3 के बराबर है। n की वैल्यू भी 3 आएगी, बहुत बढ़िया। n की वैल्यू भी कितनी आएगी? 3 निकल के आएगी। तो n इक्वल्स टू 3 तक तो ये गया हुआ है ना। इज एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ दिस, ये इतना रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किया है। द एटम एमिट्स रेडिएशन ऑफ ओनली 3 डिफरेंट वेवलेंथ। ये भी हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। ये बोलता है आइडेंटिफाई द गैस एटम। गैस एटम फाइंड करना है, ये पता नहीं कैसे करते हैं, ये केमिस्ट्री का है, तुम कर लेना, पता नहीं कैसे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पता चल जाता है शायद, है ना? हाँ चलता तो है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वो ऐसे याद करते हैं ना, मैं भूल चुका हूँ भाई, लोग बहुत पुरानी बात है वो। फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन। तो मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी? एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना? तुमको ये तो पता चल गया कि वो इनिशियली जो कूदा है, ये कूदा कहां से? n इक्वल्स टू 3 से। ये कूदा कहां पर? n इक्वल्स टू 3 से कूदा है। कहां कहां जा सकता है ये? n इक्वल्स टू 2 पे जा सकता है और n इक्वल्स टू 3 पे जा सकता है, सॉरी 1 पे जा सकता है। ऐसा ही है। अब ये एक्साइट कहां से हुआ होगा, ये समझते हो क्या तुम? ये एक्चुअल में एक्साइट हुआ होगा n इक्वल्स टू 2 से। n इक्वल्स टू, अरे यार, ये n इक्वल्स टू 2 से एक्साइट हुआ होगा, फिर यहां से जब ये छोड़ा गया तो जिसने रेडिएशन डाली होगी, तो n इक्वल्स टू 2 से छोड़ा होगा इसको। एक्साइट कहां से हुआ होगा? ये n इक्वल्स टू 2 से। यहां पे एनर्जी दी, यहां से एक्साइट हो गई, यहां चला गया। ये वाली जो एनर्जी वो दे रखी है मेरे को 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है गेम इस क्वेश्चन का, ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। क्योंकि वो बोलता है कि उससे ज्यादा एनर्जी कब हो सकती है? जितनी एब्जॉर्ब करी उससे ज्यादा एनर्जी कब लूज करेगा वो? जब वो ऊपर से इससे ज्यादा जंप मारी होगी तभी तो लूज करेगा, अदरवाइज तो उसके बराबर कर देगा। अरे बुझे तुमको, बुझे बाबू, बुझे बस। ये एनर्जी डिफरेंस दे रखा है, n इक्वल्स टू 3 दे रखा है, n इक्वल्स टू 2 दे रखा है, खत्म बात। तो तुम मिनिमम वेवलेंथ निकाल लोगे, जस्ट मिनिमम ये वाली।
है ना। फाइंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन, एमिट मतलब निकालने वाला, तो मिनिमम वाला कौन सा निकालेगा, यहां से यहां तक का निकालेगा, एक वाला छोटा वाला, है ना। फाइंड द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द रेस्पेक्टिव वेवलेंथ फॉर द गैस एटम, ये वाली जो एनर्जी होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, बिकॉज वो n = 2 पे था पहले, वहां से तो ऐसे एनर्जी लेके ऊपर गया है वो। अरे चमका तुमको, करो इसको, करके देखो एक बार, मतलब क्वेश्चन पढ़ के सॉल्यूशन अज्यूम करके देखो, कोई डाउट है तो पूछ लेना मेरे से। मैं आंसर भी चेक कर लेता हूं, कुछ कांड तो नहीं किया मैंने, बिल्कुल सब सही है। के लिए 3 to 1 क्या, हाँ मिनिमम के लिए 3 to 1 होगा, तो 3 to 2 होगा ना, 3 to 1 मिनिमम कब से होने लगा है, कौन से नशे कर रहे हो तुम। अरे यही डाउट था, वो ठीक है, अरे मिनिमम तो, अगर मिनिमम मतलब कॉन्जिक्यूटिव लाइनें होनी चाहिए ना दोनों, जो ऑर्बिट है वो जस्ट पास वाले में कूदेगा तब मिनिमम आएगा ना। एनर्जी मिनिमम कब बनेगी ना, मिनिमम वेवलेंथ कह रहा है, जब एनर्जी मैक्सिमम होगी, हाँ 3 से 1 पे कूदेगा जब। जब तुम बी वाली वैल्यू सॉल्व करोगे तो जेड की वैल्यू निकल के आएगी 6, मैं बता देता हूं तुमको, है ना, जेड की वैल्यू 6 निकल के आएगी, शायद सौम्या की आ गई है, उसकी मुंडी हिल रही है, बहुत बढ़िया, क्लासिक। और लेमडा मिनिमम निकल के आएगी 28.49 निकल के आएगी लेमडा मिनिमम। आयनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालोगे, n = 1 पे आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, तो क्या करना है तुमको, z की वैल्यू डाल देनी है वहां पे, तो आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। अरे चमका क्या तुमको, अभी जैसे मैंने ये ऐसे बोला था यहाँ पे जाने वाले कि यहाँ पे जो एनर्जी रहेगी वो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, वो क्यों होगी, नहीं होगी, n = 1 पे होगी ना, क्योंकि एक्चुअल में वो यहां से एक्साइट हुआ है पर नीचे तो आ रहा है कूद के, तो n = 1 तक तो है, उसके बाद ऑर्बिट। मैं एक्चुअली दूसरे वाले क्वेश्चन से कंफ्यूज हो गया था, इसमें n = 1 वाला ऑर्बिट नहीं था। कुल मिला के जो मैंने पढ़ाया वो बिल्कुल सही है, कर लेना, आंसर आ गया। क्लियर क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन फटाफट, क्योंकि मुश्किल से 5 मिनट बचे अपने पास, पर ये बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा, कर पाऊंगा क्या इसको। एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ b। जल्दी जल्दी इधर देखो सब, है ना, सबका ध्यान यहां होना चाहिए। एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है b, उस पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो q इंटू v क्रॉस b, ये फोर्स निकल के आता है। ये क्या निकल के आता है, फोर्स। ये किसे पढ़ेंगे अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, है ना। एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही होती है और वेलोसिटी ऐसे होती है, तो इससे अपन फोर्स निकालते हैं, सही है। और ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, अंदर की तरफ। तो कुल मिला के वही क्वेश्चन है जो अपन इतनी देर से करते हुए आ रहे थे कि एक्चुअल में ये वाला फोर्स, अब ये देखो वेलोसिटी और इसका डायरेक्शन 90 डिग्री होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट 90 डिग्री 1 बन जाएगा, तो मैं लिखूंगा क्यू, क्यू की वैल्यू ई है, तो इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी इंटू बी विच इज इक्वल टू mv²/r। सेम वही बन रहा है, बस कुल मिला के हर बार तुमको इस क्वेश्चन में तुमने नोटिस किया होगा, बोर मॉडल में तुमको हर बार एक्चुअली ये फोर्स बदल देता है वो, बस और कुछ नहीं करता। और मैंने एक्चुअली में बोला था क्या कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी के बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है। कब, जब नीचे स्क्वायर आ रहा हो इस वाले फोर्स में, इसमें नहीं आता, तो इसमें नहीं होंगी वो इक्वल, सही ना। फिर निकालना बकायदा -13.6 वाला यूज करके। चलो जी, ये आ गया। फिर बोलता है अज्यूमिंग द बोर्स पोस्टुलेट, मतलब वही दो फॉर्मूले रिगार्डिंग द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब मेरे को पता है mvr विच इज इक्वल टू व्हाट, nh/2π, ये यूज करना है साथ में, सही है। बोर्स द अलाउड वैल्यू ऑफ r ऑफ द ऑर्बिट के, तो मेरे हिसाब से निकाल लोगे, है ना, निकाल लोगे ना, बहुत बढ़िया। ये मैंने इतना करा दिया, बाकी होमवर्क है ये।
हिंट था, ये हिंट दे दिया मैंने, बाकी होमवर्क है कर लेना, नहीं हो तो कल पूछना, क्लास एंड होने वाली हो, मेरे को क्यूआर बनाना है तुम्हारा, ठीक है? नहीं होगा ये क्वेश्चन तो कल मेरे से पूछ लेना, पिंकी प्रॉमिस करा दूंगा। हेलो, हाँ ठीक है। और दोस्तों कैसे हो तुम? बस जिंदा हो। जिंदा है तू बस। कल पूछ लेना मेरे से जो भी क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, आज के सारे क्वेश्चन कर लेना दोबारा एक तरह से, और जो भी डाउट होगा मेरे से कल पूछ लेना। बुझे सबको सब कुछ? भाई तू क्या बोल रहा है? कुछ नहीं चमक रहा, बहुत भयंकर लेक कर रहा है तेरा वो, मतलब है नहीं समझ में आया। तेरी आवाज ऐसी आ रही है दोबारा। साइड हटू? अच्छा तब ये बनने तो दे, जब ये साइड हटूंगा। भयंकर टांगे दुख रही है भाई, बहुत भयंकर थक गया मैं तो। अरे अपनी परसों की छुट्टी रहेगी यार, क्योंकि तुम लोग तो शायद खेलते नहीं हो, पर मेरे को तो आने नहीं देंगे ऑफिस तक, घर वाले लपेट देंगे, मेरी मम्मी आड़ा पटक देगी मेरे को तो। तब भी मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं पहुंचूंगा, नहीं तो फिर रातों को सपने में आऊंगा। यही होगा दोनों में से एक, ठीक। इसके कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? कल कोलिजन वोलिजन खत्म करें, कल थ्योरेटिकल है पूरा लेक्चर, मतलब इंपॉर्टेंट लेक्चर है कल का। इसको स्कैन कर लो खटाक से, मीटिंग एंड होने वाली, खटाक से स्कैन कर लो। कर लिया? कट्टिस कर दूं इसको? हाँ, अब किसी को कुछ पूछना है जानना है तो बताओ, बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज डन।